हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका अपना नावेद अख्तर मैं नेम सर फिर से आ गया हूं आपके लिए अगला टॉपिक लेके काइनेमेटिक्स। तो आई होप यू ऑल आर गुड, आई होप यू ऑल आर इन गुड स्पिरिट। आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हम लोग अपनी प्रैक्टिस सीरीज का अगला टॉपिक लेके आ चुके हैं, जो कि अपन मैकेनिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। सारे टॉपिक्स लेने वाले हैं, वीडियोस की रेगुलरिटीज बढ़ती जा रही है। आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें, फोकस रखें और इस सीरीज को फॉलो करते रहें। तो हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स 2D क्या होता है। काइनेमेटिक्स 2D का सिंपल सा मतलब सर कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन और रेस्ट की कंडीशन में बात करनी है, रीजंस काउंट नहीं करने, मतलब फोर्स की कहानी कहीं से कहीं तक आने वाली है नहीं। बट इस बार जो मोशन पढ़ेंगे वो 2 डायमेंशन में पढ़ेंगे, यानी कि इसको बोल सकते हैं मोशन इन प्लेन। अब मोशन इन प्लेन कितने एक्सिस से होती है, कहां पे होगी सर? अभी तक अपन ने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा था तो वो एक एक्सिस के अलोंग हो जा रही होती थी, सिंगल स्ट्रेट लाइन में हो जा रही होती थी। जब आप प्लेन में चल रहे होंगे तो आपको 2 एक्सिस की जरूरत पड़ रही होगी। इसका मतलब 2 तरह के पोजीशन कोऑर्डिनेट चल रहे होंगे, 2 तरह के वेलोसिटी वेक्टर्स चल रहे होंगे, 2 तरह के एक्सेलरेशंस चल रहे होंगे। तो ये सारी कहानी अपन लोग काइनेमेटिक्स 2D में लेने वाले हैं। यानी कि अगर आप लोग बोल रहे हैं कि सर काइनेमेटिक्स 2D की जब हम बात करते हैं तो 1 डायमेंशन मोशन 2 बार, यही तो बोला ना अपन ने कि मान लीजिए एक एक्स एक्सिस का ले लेंगे, मान लीजिए एक आप लोग वाई एक्सिस का ले लेंगे और एक एक्स एक्सिस का ले लेंगे। दोनों एक्सिस को जब ऐड कर दे रहे होंगे तो प्लेन ऐसे बन के आ जा रहा होगा, एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस की 1D को ऐड करने पर इस तरीके से हमारा क्या बन जा रहा होगा, 2D बन जा रहा होगा। तो जब हम 2 डायमेंशन मोशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मोशन इन प्लेन की। कोई पूछना चाहे चैप्टर्स कौन कौन से आते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन इसमें काउंट किया जाता है, सर्कुलर मोशन का एक पार्ट इसमें आ रहा होता है और रिलेटिव मोशन भी हम इसमें पढ़ रहे होते हैं। 1D की रिलेटिव, 2D की रिलेटिव दोनों यहां पढ़ने वाले हैं। चलिए वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ जा रहे होंगे, चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब आप बात करें कि सर अपनी 2 डायरेक्शंस में मोशन है तो वो कहानी कैसे चलने वाली है, तो हम लोगों ने भी बोला कि सर हम एक तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करेंगे यानी कि आई कैप, दूसरा वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करेंगे यानी कि जे कैप। तो यहां से एक बात निकल कर आती है सर कि आपके पोजीशन वेक्टर कितने होंगे सर? पोजीशन के 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग। वेलोसिटी कितने होंगे सर? 2 होंगे, एक एक्स के लॉन्ग, दूसरा वाई के लॉन्ग। अच्छा वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सेलरेशन के कितने होंगे सर? 2 होंगे, एक एक्स के अलोंग और एक वाई के अलोंग। देखिए अपन ने इसको एस्टेब्लिश भी कर रखा है, बता रखा है कि एक्स में वेलोसिटी वी एक्स, वाई की वेलोसिटी वी वाई, एक्स का पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स, वाई का पोजीशन कोऑर्डिनेट वाई। एक्सेलरेशन एक्स का, वाई का पोजीशन वेक्टर लिख दिया, वेलोसिटी वेक्टर लिख दिया, एक्सेलरेशन वेक्टर लिख दिया। तो सर इसके क्वेश्चंस कैसे करते हैं, इस पे तो मैं सीधे तुमको बता सकता हूँ कि कैसे क्वेश्चन करना है, क्या नहीं करना है। कुछ नहीं, वही इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉलो करते हुए चलनी जो अभी तक फॉलो करते हुए आ रहे थे। और सर जितनी भी चीजें हैं अगर 2 डायमेंशंस में वेक्टर फॉर्म में पूछा हुआ है तो वेक्टर फॉर्म में निकाल रहे हैं। अच्छा वेक्टर फॉर्म में नहीं पूछा तो सर मैग्नीट्यूड रख के निकाल लेना, उससे कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। ये तो सारी चीजें आसान हैं। तो पहला ही स्टार्टिंग हम क्वेश्चन से कर रहे होंगे। क्वेश्चन से जब स्टार्टिंग कर रहे होते हैं तो आपको ऐसे दिया गया है कि एक पार्टिकल की, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाले हैं बच्चों, हम लोग जल्दी जल्दी चीज़ें कवर करने वाले हैं। आपके पास टाइम कम है, मेरे पास टाइम बहुत है, बट आपके टाइम की कीमत यहाँ कर रहे हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन चला रहे होंगे। ये बात हम पहले ही कर चुके थे। जैसे 1D फॉलो किया था उससे बेहतर तरीके से 2D को करेंगे, इससे बेहतर आगे चीजें चलाते रहेंगे। इनिशियल वेलोसिटी बोली अगले आदमी ने u बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप, ऐसा जो उसकी u है वो होगी। एक्सेलरेशन बोला अगले आदमी ने 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप। टाइम दिया उसने भाई हमको 10 सेकेंड का। वेलोसिटी पूछी, स्पीड पूछी तो सर पहले वेलोसिटी निकाल लो, स्पीड ऑटोमेटिक निकल जा रही होगी u प्लस 80। तुम बोलते हो तो पहले वैल्यू पुट कर देता हूँ, कितना रख देंगे 2i के प्लस 3j के। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी रख देंगे 0.3i के प्लस 0.2j के। टाइम कितना डाल दे रहे होंगे बच्चों? 10 सेकेंड डाल दे रहे होंगे। चलिए सर ये तो 2i के प्लस 3j के एज इट इज रहा, यहाँ कितना आ जाएगा सर? 3i के प्लस 2j के आ जाएगा सर। इनको ऐड कर देंगे तो कितना आ जा रहा होगा सर? 5i के प्लस 5j के आ जा रहा होगा सर। सर कोई स्पीड पूछेगा हमसे, कोई स्पीड पूछेगा हमसे तो हम क्या करेंगे सर? मैग्नीट्यूड निकाल दे रहे होंगे बच्चों। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है? √5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कितना आ जा रहा होगा बच्चों? 5√2 यूनिट्स। कोई डाउट वाली बात? कुछ क्वेश्चन से तुमको कोई तकलीफ नहीं है ना? इतना ही इजी चीजें चलाने वाले हैं हम लोग, इतना ही इजी हमारे सारे टॉपिक्स हैं। मैथ बहुत इजी पार्ट है, नीट के लिए इट इज न, मतलब कहीं से कहीं तक आपको दिक्कत आने वाली ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सर हमको एक पार्टिकल का पोजीशन कोऑर्डिनेट x दिया गया, x की वैल्यू दी गई 5t माइनस 2t स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर y भी दिया गया, y इक्वल टू दे दिया गया 10t, इसके बारे में भी बात करते हैं। जहां पर x और y मीटर्स में है और टाइम सेकंड में दिया हुआ है। एक्सेलरेशन पूछा, ये पोजीशन है ना, तो vx निकाल लोगे? हाँ सर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा बच्चों? dx अपॉन dt। तो कितना आ जाएगा? 5t का 1 हो जाएगा माइनस 4t। एक्सेलरेशन निकालेंगे x डायरेक्शन का तो कितना हो जाएगा? dvx बाई dt। अच्छा कितना हो जाएगा? 5 का तो 0 माइनस 4t का माइनस 4, तो ax बराबर आ गया माइनस का 4 यूनिट्स।
चलिए सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। y बराबर दिया हुआ है तुम लोगों को 10t, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो vy कितना आ जाएगा 10, तो ay कितना आ जाएगा सर, डिफरेंशिएट करोगे 10 का तो कितना आ जा रहा होगा 0। तो जब हम एक्सेलरेशन वेक्टर लिखना चाहेंगे अगर, तो a बराबर लिखोगे बच्चों तुम ax i कैप प्लस ay j कैप। y डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन ही 0 है सर, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट थी, एक्सेलरेशन तो है ही सिर्फ और सिर्फ किसके पास, x डायरेक्शन के पास में। तो a वेक्टर बराबर क्या लिख दे रहे होंगे, ओनली एंड ओनली ax i कैप। इसको तो मैग्नीट्यूड चाहिए अगले आदमी को, तो a का मैग्नीट्यूड बराबर ax बराबर -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो आंसर सीधे दिख गया। ये सारे नीट पेपर के सवाल आपको ये बता रहे हैं कि सर वही वेक्टर, वही कैलकुलस, वही बेसिक में इसको ऐड किया जा रहा है, क्वेश्चन को सोल्व किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा तकलीफ किसी सवाल में दिखती तो नहीं है हमको। कोई अच्छा सवाल भी दिखेगा आप लोगों को तो हम उसको भी सोल्व करेंगे, उसको भी बताएंगे कि देखो इसको कैसे करना है। फिर सिमिलरली हमने अभी एक जस्ट सवाल किया था इस तरीके का, तो सर क्या लगाना है, v बराबर u प्लस 80। तो तुम देखो कितने आसान सवाल पूछे गए हुए हैं। अच्छा ये थोड़ा ना है कि अभी नीट 2024 में पूछा गया, पिछले 10-15 सालों के सवाल अलग अलग तरीके के हमने लिए हुए हैं, कुछ अच्छे भी हैं तो कुछ मुश्किल भी हैं। ठीक है, इजी तो होता ही है। इजी क्यों लगता है, वो इजी इसलिए हो जाता है सर क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, हमको आता है तो इजी लगने लग जा रहा होगा, और हमको नहीं पढ़ा हुआ, हमको नहीं आता तो सब कुछ टफ है जीवन में। चलो इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो। 10 × 0.44, 4 और 3 7 i कैप प्लस 4 और 3 7 j कैप। तो कोई इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा तो बताओ कितना आ रहा होगा सर, 7√2 यूनिट्स आ रहा होगा। अब इससे ज़्यादा बेहतर आसानी कहाँ मिलेगी। तो ये तो समझा हमने, जैसे 2D में आप बोल रहे थे कि x का भी कम कंसिडर होगा, एक y का भी कंसिडर होगा, तो कुछ नहीं, वो तो वेक्टर फॉर्म में लेके चल लिया। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो लगाई नहीं हम लोगों ने। ये तो आप अगर अकेले की भी देते तो भी हम लेके चल रहे होते थे, काइनेमेटिक्स 1D में यही तो सारा काम कर रहे थे। चलिए फिर आगे बढ़ जा रहे होंगे हम लोग। ये एक बहुत अच्छा सवाल है जो अभी आपकी नीट में आया था रिसेंट 2022 में या 20 के आसपास। तो सवाल पढ़ेंगे कि कार है, एक कार ने रेस्ट से स्टार्ट किया, मतलब u बराबर 0 बट a बराबर कितना बच्चों 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कब किया, t बराबर 0 पे स्टार्ट किया, चलती रही चलती रही चलती रही, कुछ देर बाद जब t बराबर कितना हो गया 4 सेकंड, जब टाइम 4 सेकंड हुआ तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v बराबर u प्लस 80। u तो 0 है, u तो 0 है, x डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम, हाँ, प्लस a की वैल्यू कितनी दी गई है 5 दी गई है मेरे हिसाब से x डायरेक्शन में। पढ़ो सवाल को, टाइम कितना दिया हुआ है 4 सेकंड दिया हुआ है, तो 4 सेकंड बाद की बात कर रहा हूं मैं। एट 4 सेकंड अ बॉल इज ड्रॉप्ड, तो 4 सेकंड पर कार की स्पीड कितनी थी। सर ये क्यों निकाल रहे हो आप, अरे 4 सेकंड बाद बॉल ड्रॉप की गई तो जितनी स्पीड कार की थी उतनी ही स्पीड बॉल के पास भी थी, जिस डायरेक्शन में कार के पास स्पीड थी उसी डायरेक्शन में बॉल के पास भी होगी, मतलब वेलोसिटी। तो ये कितना आ गया सर 20 मीटर पर सेकंड आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आप देखेंगे t बराबर 4 सेकंड पर, चलो उधर ही चलने देते हैं इसको, t बराबर 4 सेकंड पर vx तो कितना है 20 मीटर पर सेकंड। अब अगली बार वो कहां मिलना चाहता है, t बराबर 6 सेकंड पे। तो t बराबर 6 सेकंड पे, मतलब यहां से बॉल ड्रॉप कर दी गई, यहां से एक बॉल ड्रॉप कर दी गई, बॉल ड्रॉप कर दी गई, तो बॉल के पास वेलोसिटी कौन सी है सर, ओनली x डायरेक्शन की है जो कि है 20 यूनिट्स। और टाइम कितनी देर बाद पूछा उसने हमसे, 6 सेकंड बाद। जब तुम गाड़ी में से कोई बॉल ड्रॉप करोगे तो उसका मोशन इस तरीके से होगा ना बच्चों, प्रोजेक्टाइल। हाँ सर, क्यों, जैसे ही सर हम बॉल ड्रॉप करेंगे तो उसके पास वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी आना शुरू हो जाएगी। इनिशियल में तो कितनी होगी 0 होगी, बट कौन उसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको डाउनवर्ड पुल कर रहा होगा। तो दैट इज द रीजन कि वी वाई बराबर कितना आ जा रहा होगा, यू वाई प्लस जी टी। तो कितनी देर बाद निकालना है, 2 सेकंड बाद। तो वी वाई बराबर 0 प्लस 10 इंटू 2, यानी कि कितना आ जा होगा, ये भी 20। तो अगर आप वेलोसिटी वेक्टर देखना चाहते हैं, अगर आप वेलोसिटी वेक्टर देखना चाहते हैं तो कार के पास इधर कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड। जब बॉल ड्रॉप की गई तो बॉल भी किसकी स्पीड लेके, सर जब भी किसी फ्रेम में से कोई ऑब्जेक्ट निकाला जाता है तो वो ऑब्जेक्ट उस फ्रेम की स्पीड लेकर निकलता है, एक्सेलरेशन नहीं। इधर कितनी 20 मीटर पर सेकंड। कोई मुझे मैग्नीट्यूड बताएगा इन दोनों का कितना आने वाला है वी नेट, अगर आप निकालना चाहते हैं, रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं। तो सर हमको तो दिख रहा है 20√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा 0। अच्छा इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा g के बराबर डाउनवर्ड, तो कितना होता है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन है आंसर, कोई दिक्कत वाली बात, फ्री फॉल रहेगा सर। एयर रेजिस्टेंस तो आप लेते ही नहीं हो, मतलब मैं क्या नहीं लेता, फिजिक्स नहीं लेती भाई, मेरे कहने से थोड़ा ना कुछ होता है। आगे बात करते हैं, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है यार तुम लोगों को, r बराबर कोस ओमेगा टी, एक्स कैप को आई कैप लिख लो चाहो तो
ताकि कंफ्यूजन ज़्यादा से ज़्यादा ना रहे, कम से कम रहे आप लोगों को। साइन ओमेगा टी जे केप। मुझे यूँ बताओ इसका वेलोसिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे सर? v बराबर क्या कर दो डी आर अपॉन डी टी। दोबारा v बराबर क्या कर दो डी आर अपॉन डी टी। जहाँ कहीं तुमको स्पीड ज़्यादा लग रही हो मेरी की तो स्लो डाउन करके देख लेना, वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि आप लोग वैसे भी इन वीडियोस को फास्ट करके देखने की कोशिश करते हैं ना। सवाल करते हुए चलना, ब्रेक मार दो यहाँ पे, सवाल को पढ़ो समझो फिर देखो क्या करना है। सर पोजीशन वेक्टर दिया गया है, उसके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से रिलेटेड 4 ऑप्शन है, इसलिए सबसे पहले हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं और एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। कोस का डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई के प्लस ओमेगा कोस ओमेगा टी जे के। सिमिलरली एक्सेलरेशन निकालना है तो dv बाई डी टी कर दो या d2r बाई डी टी स्क्वायर कर दो, तो कितना आ जा रहेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी आई केप माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे केप। तुम में से कोई ऐसा तो नहीं है ना ये डिफरेंशिएशन में तकलीफ आई हो, सर चेन रूल लगाए, पहले कोस का किया ओमेगा टी का करेंगे तो टी का बना जाएगा ओमेगा बार आ जाएगा, साइन का किया कोस आया ओमेगा टी का करेंगे ओमेगा बार निकाल दिया, तो वही फॉलो करते हुए चलाऊं मैं। अब मेरी मदद करना आप लोग, और सर आपकी क्या मदद करेंगे, आप हमारी मदद कर रहे हो यहाँ पे, मेरी मदद डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में करो। देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या है प्लस आई प्लस जे, तो पोजीशन वेक्टर जो तुम्हारा है आर वो किधर होना चाहिए सर प्लस आई प्लस जे, तो ऐसे होना चाहिए, ये आर होना चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात है तो पूछ लो, नहीं है। ये माइनस आई प्लस जे, माइनस आई प्लस जे किधर होना चाहिए सर, ये माइनस आई प्लस जे आएगा ऐसे वी, ये माइनस आई ये माइनस जे कैसा होना चाहिए सर इधर होना चाहिए एक्सेलरेशन वेक्टर। ऑप्शन पढ़ लो फटाफट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर, नहीं सर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है बट एक्सेलरेशन तो आर के जस्ट अपोजिट है, नेगेटिव की तरफ है उसके, है ना। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल टू आर, नहीं सर ए को पैरेलल एंटी पैरेलल बोल सकते हो बट वेलोसिटी तो कैसी है परपेंडिकुलर, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, सर ये बात तो सही है। अब इस ऑप्शन की ये वाला स्टेटमेंट सही लगा, अभी तक ऊपर के तो दोनों गलत लगे हमको। एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो कुछ लोगों को क्या है ये ओरिजिन नहीं दिखता है, तो तुमको एक बात पता है कि वेक्टर में आप लोग क्या कर पाते हो सर, वेक्टर में हम लोग क्या कर पाते हैं, वेक्टर में हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर कर पाते हैं, शिफ्टिंग कर सकते हैं वेक्टर्स की। तो एक्सेलरेशन वेक्टर को अगर यहां से बनना चाहूँ तो ऐसे बनेगा, आर वेक्टर ओरिजिन से बाहर की तरफ है तो ए वेक्टर टुवर्ड्स द ओरिजिन है और वी वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर है, तो क्या हो गया सर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। कोई दिक्कत वाली बात, क्योंकि कुछ लोग क्या फोर्थ ऑप्शन को करेक्ट देना चाहते हैं, सर एक्सेलरेशन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अरे टुवर्ड्स द ओरिजिन है यार, अवे फ्रॉम द ओरिजिन तो आई केप प्लस जे केप था, माइनस आई केप माइनस जे केप टुवर्ड्स द ओरिजिन हो जाएगा थर्ड आंसर। चलिए अब हम ये सारे 2D में जो मेन कहानी अपने को पढ़नी थी वो तो मैंने बेसिक क्वेश्चंस कराया आप लोगों के, कैसे 2D चलती है, क्या कॉम्बिनेशंस हैं क्या नहीं है। हम बात करेंगे सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन की। कम अगेन दोस्तों हम बात करेंगे अब इसमें किसकी, प्रोजेक्टाइल मोशन की। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, तो सर प्रोजेक्टाइल मोशन एक प्लेन में होने वाली मोशन है, जब हम ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं वापस जाके ग्राउंड पे टकराता है और ऐसे पैराबोलिक पाथ बनाता है, तो इसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड का। इस तरीके से हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल है और अलग तरह की प्रोजेक्टाइल्स हमने पढ़ने हैं। सर सबसे पहली बात, जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल इज अ मेन फिनोमिनन, इसके बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत सारी कहानी है, वो सब क्या होते हैं उनकी बात करता हूं मैं। सबसे पहले आपने एक यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर हॉरिजॉन्टल से पार्टिकल को फेंका, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो आई यू कोस थीटा, वाई डायरेक्शन की वैल्यू आई यू साइन थीटा। पार्टिकल किसी पॉइंट बी पे पहुंचा जो उसका मैक्सिमम हाइट का पॉइंट हो जा रहा होगा, जिसको हम बोल देंगे एच मैक्स, फिर वहां से वापस नीचे आने लगा, इसका मतलब कि इधर जा रहा था तो कुछ ना कुछ हुआ सर, ये ऊपर जाके वापस नीचे आया, इसका मतलब कि जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी को कोई ना कोई फैक्टर कम कर रहा है, इसीलिए वो रिटर्न हुआ है, नहीं तो सर वो तो ऊपर ही जाता रहता। तो सर आप कहीं भी चेक करोगे तो एक एक्सेलरेशन लगा रहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। कोई पूछे एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या, हम एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट करेंगे, अर्थ के कर्वेचर को नेगलेक्ट कर रहे होंगे, तो इस वजह से हमारे एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं आ रहा होगा, रेंज निकालना आसान रहेगा। तो ये एक्स एक्सिस के, कोई पूछे इसमें वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या क्या है, तो सर एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो यू एक्स बराबर यू कोस थीटा है, एक्सेलरेशन 0 है, यहां से हम बोल सकते हैं कि ये हमेशा कैसी रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, जब तक एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन कैसा रहेगा 0 रहेगा। वाई डायरेक्शन में कौन है इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कौन है सर ए वाई बराबर जी ना लिख के माइनस जी लिखना पड़ेगा हमको, क्यों यू वाई ऊपर है ए वाई नीचे है, पॉजिटिव सिंबल चलाओगे नेगेटिव, ऐसा दो अलग अलग डायरेक्शन है, साइन चेंज करना पड़ेगा। आगे बढ़ता हूं, तो अब इसमें अपने कुछ कुछ फैक्टर निकालने, बहुत बेसिक सी बात दोबारा समझ लीजिए। यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर एक पार्टिकल को थ्रो किया,
वो गया अगला आदमी आगे, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ऐसा पार्ट ट्रेवल किया, क्योंकि क्या हुआ, उसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो कभी चेंज नहीं हुई, बट वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जैसे जैसे ऊपर जा रहा था लगातार कम हो रही थी। एक पॉइंट ऐसा आया जिस जगह पे मैक्सिमम हाइट होगी उस जगह पर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 आ जाती है, और वेलोसिटी के नाम पे ओनली एंड ओनली कौन बचती है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी। फिर भी देखते हैं हम कि इसके बाद में एक्सेलरेशन तो नीचे लगता रहेगा, वो तो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, तो पार्टिकल के पास नीचे की तरफ स्पीड बढ़ती जाती है और अल्टीमेटली वो ग्राउंड पे आके सेटल होता है। ग्राउंड पे उसी स्पीड से आएगा जिस स्पीड से आपने ग्राउंड से फेंका था। मैक्सिमम हाइट पे एक स्पीड रहेगी, वी वाई 0 हो जाएगा, स्पीड के नाम पे हॉरिजॉन्टल स्पीड बचेगी टोटल। यहां तक में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है तो पूछ लीजिए, नहीं है कमेंट्स करके देखते रहिए, बहुत बेसिक चीजें चलती है। फिर भी आपका होगा कोई प्रॉब्लम तो आल सोल्व। फिर पूछा आपसे वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर टाइम टी, तो कोई भी पूछेंगे तो उसको पता है कि सर वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर टाइम टी निकालने का तरीका v बराबर u प्लस ए टी है। अब सर ये कैसे निकाल रहे हो आप, अरे तो दो निकलेंगी, एक तो निकलेगा x डायरेक्शन के लिए और एक निकलेगा y डायरेक्शन के लिए। x डायरेक्शन के लिए सारी वैल्यूज लगा देना, फिर y के लिए लगा देना, तो ये तो आ जाएगा बच्चों ux i के और ये आ जाएगा बच्चों uy माइनस जी टी जे के। कोई पूछे कैसे आ जाएगा, तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी अगर t टाइम बाद तुमसे कोई पूछे तो vy बराबर uy प्लस ay होगी, vy की जगह vy, uy की जगह uy माइनस gt हो जा रहा होगा। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक में नहीं। कोई पूछे इस डायरेक्शन की कैसे लिखी, तो ये पूछने वाली बात नहीं है, बात आपके लिए याद रखने वाली कहानियां हैं। चलिए, कोई पूछे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर कितनी देर बाद कितना एंगल बनाया, तो ऐसे लिख देंगे tan अल्फा बराबर vy अपॉन vx। किसी को नहीं समझ में ये पिक्चर क्या हुई है तो मैं समझाता हूँ आपके पास में, जब अपन ने क्लास में पढ़ा था, आप लोगों ने अपनी रेस्पेक्टिव क्लासेज में रेस्पेक्टिव प्लेसेस पे जब पढ़ा होगा तो आपको ऐसे बोला गया होगा कि सर इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका गया, थीटा एंगल बना, कुछ देर बाद पार्टिकल कहीं पहुंच गया तो vy की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, vx बराबर ux तो वो का वही है, तो वेलोसिटी वेक्टर भी चेंज हो रहा होगा। तो ये एंगल जो कुछ देर बाद वेलोसिटी वेक्टर बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, तो एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर with horizontal after time t, angle made by velocity vector with horizontal after time t। चलो, इसके ऊपर प्रैक्टिस के बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके पास। सिमिलरली आपसे क्या पूछा जा रहा होगा, पोजीशन कोऑर्डिनेट की t टाइम बाद वो कहाँ पहुंच गया, तो हम न्यू बोल रहे हैं ना, यहां से फेंका गया t टाइम पे यहां पहुंच गया, हाइट कितनी ट्रेवल करी y, इस तारीख x डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी x। कोई पूछे पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए आज की तारीख में, तो एस एक्स आई के प्लस एस वाई जे के। एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकाला होगा तो मेरे हिसाब से यू एक्स टी इंटू आई के पाया होगा, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकाला होगा तो आया होगा यू आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आया होगा। कोई पूछे सर ये कैसे आया, तो आप लोग अपने नोट्स को रिकॉल करें, देखिए अपनी कॉपी को, फिर भी नहीं समझ में आता है तो लेट मी टेल यू, ये निकालने का तरीका होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर एक बार एक्स डायरेक्शन के लिए लगा देंगे, एक बार वाई डायरेक्शन के लिए लगा देंगे और दोनों को लगा लगा के दोबारा एक बार एक्स डायरेक्शन के लिए लगा देंगे, एक बार वाई डायरेक्शन के लिए लगा देंगे और दोनों को कैलकुलेट करके इजीली हम लोग अपने वेलोसिटी वेक्टर निकाल लेंगे, पोजीशन वेक्टर निकाल ले रहेंगे, दोबारा वेलोसिटी वेक्टर निकाल ले रहे होंगे और क्या निकाल ले रहे होंगे सर हम लोग, इसका पोजीशन वेक्टर निकाल ले रहे होंगे। चलिए गुड, आगे बात समझते हैं। टी टाइम बाद वेलोसिटी वेक्टर निकला, एंगल निकला, पोजीशन वेक्टर निकला, लेट अस मूव फॉरवर्ड। आप बोल रहे हो ना बार बार कि सर एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वाई में चेंज हो रही है, तो कैसे चेंज हो रही है उसका एनालिसिस करते हैं हम लोग। मैंने बोला लेट सपोज t बराबर 0 पर मैंने किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से किसी एंगल थीटा पर फेंक दिया जहां पर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है बच्चों 40 मीटर पर सेकंड, वाई डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है सर 30 मीटर पर सेकंड। तो अगर एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो ये तो 40 हमेशा कांस्टेंट रहेगा, देखो, बट वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 30 ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रहा है, हर सेकंड कितने से स्पीड कम होगी सर, एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हर सेकंड स्पीड कितने से कम होगी 10 से कम होगी, पहले सेकंड 30 माइनस 10 इंटू टी, ये लिखेगा ना भाई वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी, यू वाई की वैल्यू आप 30 बता रहे हो, ए वाई की वैल्यू माइनस जी यानी कि 10 इंटू टी, ये कहानी बन रही है सर, यही उसी से तो फॉर्मूला बनाया है आपने भी, आप भी क्या बात कर रहे हो। चलो, जब t बराबर 0 है तो 30 आ जाएगा, एक सेकंड बाद क्या होगा 30 माइनस 10 20, 2 सेकंड बाद क्या होगा 30 माइनस 20 10, 3 सेकंड बाद क्या होगा, और इसे 3 सेकंड बाद तो Vy कितना आ गया आपका 0, और जिस जगह पर Vy 0 होता है वही पॉइंट होता है हमारा कौन सी हाइट का, मैक्सिमम हाइट का, और जो मैक्सिमम हाइट का पॉइंट होता है वो इन जनरल में रेंज का कितना आ जा रहा होता है बच्चों हाफ। कोई दिक्कत ना को, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई थी, अब अगले सेकंड में तो वेलोसिटी से इधर नीचे की तरफ -10, फिर -20, फिर -30। तो देखो जिस वेलोसिटी से फेंका गया था वैसी ही वेलोसिटी स्पीड से पहुंचा है, बस डायरेक्शन बदल गई। ये डायरेक्शंस कैसे बदली इनके बारे में तो आपको पता ही है कि सर पहले ऊपर जा रहा था फिर नीचे हो गया। एक्स डायरेक्शन में कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा होता है। क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्यों नहीं है सर? एक्चुअली में क्या है कि अर्थ का रेजिस्टेंस हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। दोबारा एक्चुअली में क्या है कि सर अर्थ का रेजिस्टेंस हम लोग क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम लोग सिर्फ क्या लेके चल रहे हैं? हम लोग सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेके चल रहे हैं। तो अर्थ पे एयर रेजिस्टेंस किसी भी तरह का जो होता है हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी हमारी आती नहीं है। मतलब वेलोसिटी तो आती, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं आता, उसकी वजह से वेलोसिटी में कोई चेंज आता नहीं है। गुड। अब न्यू पूछ रहे हैं सर कि इसमें बहुत सारे फैक्टर है, आप बोल रहे हो कदम कदम पे वेलोसिटी बदल रही है, तो कदम कदम पे हर पॉइंट पे मोमेंटम चेंज हो रहा होगा, स्पीड बदलेगी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। तो मैं सब सिखाता हूं, देखो तुमको ये uy है, ये ux है। जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेंगे तो vx बराबर ux रहेगा बच्चों, vy बराबर 0 रहेंगे। ग्राउंड पे पहुंचेंगे तो ये ux हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? -uy। चलो ये वेलोसिटी एट पॉइंट, इसको ए ले लेते हैं, इसको पॉइंट बी लिया हुआ है, इसको पॉइंट सी ले लेते हैं। यही कहानी थी। तो सबसे पहले कोई पूछे वेलोसिटी एट पॉइंट ए यानी कि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अगर किसी को चाहिए बच्चों तो उसको लिखना दोस्तों ux i कैप प्लस uy j कैप। कोई पूछे वेलोसिटी एट पॉइंट बी यानी कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कोई पूछ रहा है तो उसको बोलना ओनली ux i कैप होता है, इसके अलावा तो कुछ और होता नहीं है। क्योंकि uy कितना हो जाता है, मतलब y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वहां पे जाके 0 हो जाती है। कोई पॉइंट सी यानी कि लास्ट पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर पूछे तो उसको बोलना ux i कैप प्लस या माइनस uy j कैप। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से तो सर किसी ने हमसे मोमेंटम पूछ लिया पॉइंट ए पर तो हम लिख देंगे mu वेक्टर या m टाइम ऑफ ux i कैप प्लस m तो बाहर ही है uy j कैप। कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से कोई पूछे आप लोगों से मोमेंटम एट पॉइंट बी तो आप लिख देंगे m इंटू ux i कैप। कोई पीछे सिमिलरली मोमेंटम एट पॉइंट सी तो मास मल्टीप्लाई कर दिया इंटू ux i कैप माइनस uy j कैप। ये तो आप याद ही रख सकते हैं। दोबारा ये तो आप क्या रख सकते हैं बच्चों? याद ही रख सकते हैं। इसमें तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक टर्म देखना अब इसमें, मोमेंटम निकाल लिया तीनों पॉइंट पे, वेलोसिटी निकाल ली तीनों पॉइंट पे। एक सबसे काम की चीज बताता हूं तुम लोगों को मैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ना, काइनेटिक एनर्जी एट प्रोजेक्शन पॉइंट, इसके ऊपर सीधे सवाल भी आया हुआ है। प्रोजेक्शन पॉइंट समझते हो तुम लोग? चलो इसको निकालते 2 मिनट बाद, पहले अभी मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं। ये तो मोमेंटम आ गया। ये क्या बोल रहा है? चेंज इन वेलोसिटी इन चेंज इन मोमेंटम। तो कोई पूछे व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी तो पहले आप बोलना कि कौन कौन से 2 पॉइंट के पूछ रहा है। तो मान लो सी से ए के बीच में पूछ रहा है तो क्या लिखोगे? वेलोसिटी एट सी माइनस वेलोसिटी एट ए। देखना इसमें से इसको माइनस कर दो, ux से ux चला जाएगा, माइनस का क्या बच जा रहा होगा 2uy j कैप। किसी को नहीं समझ में आया तो देखना, vc में से va माइनस कर रहे हैं तो इसमें से ये माइनस होते ही कट गया, ये माइनस और ये प्लस की जगह माइनस बन जाएगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 2uy हो जाएगा। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी पॉइंट, चेंज इन वेलोसिटी पॉइंट बी से ए के बीच में निकालो। सर ये क्या बात बोली आपने? देखना बहुत ध्यान से। पॉइंट बी पे वेलोसिटी ux, पॉइंट ए पे है ये, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ux से ux कट गया, क्या बचेगा? ओनली माइनस का uy j कैप बचेगा। तो सर ऐसे चेंज इन मोमेंटम अगर अपन ए से सी पॉइंट के बीच में निकाल लें तो कितना बचने वाला है? माइनस ऑफ 2, मैं बता देता हूं ना कैसे लिखेंगे, m इंटू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी टू ए। तो चेंज इन मोमेंटम बिटवीन पॉइंट सी टू ए निकालना है तो वो आ गया -2mu j कैप या -2mu साइन थीटा j कैप डायरेक्शन के साथ में। कोई सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछे इसका तो उसको बोलना सर माइनस हटा दो, सिर्फ क्या लिख दो 2mu साइन थीटा। चलो सिमिलरली जब आपने चेंज इन वेलोसिटी पॉइंट ए से बी के बीच में निकाला, चेंज इन वेलोसिटी पॉइंट ए से बी के बीच में निकाला, तो क्या आप लोग चेंज इन वेलोसिटी ए से सी के बीच में निकालने के बाद ए से बी के बीच में भी निकाल चुके हो? निकाल चुके। क्या मोमेंटम निकाल सकते हैं पॉइंट बी से ए के बीच में कितना मोमेंटम चेंज हुआ? हाँ सर, माइनस का mu j कैप, यही बनेगा। हाँ सर यही बनेगा, यानी कि -mu साइन थीटा j कैप। और कोई मैग्नीट्यूड पूछ ले दोस्तों तुमसे तो कितना लिख दोगे? mu साइन थीटा। अब ये देखो कितना इजीली तुमको सारे फॉर्मूले डिस्क्राइब कर दिए गए हैं, सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी गई है। लास्ट में अब अगले पॉइंट पे चलते हैं जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी।
तो काइनेटिक एनर्जी है ना, सबसे पहले निकालेंगे एट प्रोजेक्शन पॉइंट, यानी कि कौन सी काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जब तुम इनिशियल लिखोगे बच्चों तो क्या लिखोगे, हाफ एम यू स्क्वायर लिखेंगे, स्पीड लिखी जाती है। हाँ सर, अगर तुमसे कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी एट, इसको बोल देते हैं अपन, लेट सपोज ई नोट, है ना, कि ई इनिशियल लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। सर मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, काइनेटिक एनर्जी एट एच मैक्स लिखना है अगर आपको, तो हाफ एम, वहां पर वेलोसिटी के नाम पे कौन है सर, यू एक्स स्क्वायर, स्पीड के नाम पे भी यही है, और तो कुछ नहीं है ना, नहीं है, तो कितना आ जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पर जो आई वो आई हाफ एम यू स्क्वायर, किसकी वैल्यू है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की, इनटू कितना बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा। इससे निकल के आता है कि स्पीड किस पॉइंट पे मैक्सिमम होती है, वो तो सर टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम होती है, तो काइनेटिक सॉरी मिनिमम होती है। स्पीड किस पॉइंट पे मिनिमम होती है सर, मैक्सिमम हाइट का जो पॉइंट होता है उस पर स्पीड मिनिमम आती है, यानी कि वहां पर जो काइनेटिक एनर्जी एट एच मैक्स भी निकाल रहे हो आप, काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हो, तो ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। दोबारा कौन सी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। तो कोई भी पूछे, कोई पार्टिकल की स्पीड दे दी और कोई पूछे कि पोजीशन क्या है, व्हाट इज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब कौन से पॉइंट पे एनर्जी पूछ रहा है वो, सर मैक्सिमम हाइट पे। मैक्सिमम हाइट पे जब काइनेटिक एनर्जी निकाली जाती है तो वो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी आती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू कौन बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा। दोबारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू कौन बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। आगे बढ़ जाओ सर। पहला ही सवाल, एक बॉल है जिसको आपने किसी वेलोसिटी से फेंका जिसकी काइनेटिक एनर्जी ई है, 45 डिग्री के एंगल पे फेंका यू स्पीड से, ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट्स काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, तो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट बराबर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू कोस स्क्वायर थीटा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की वैल्यू ई दी गई है, कोस स्क्वायर थीटा कितना है पोजीशन का 45 डिग्री, ई इंटू कितना बच्चों 1/√2 का स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी एज मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई बच्चों, E/2। वही बोला कि सीधे डायरेक्ट इन फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आते भी हैं, आते रहे हैं और आते रहेंगे जीवन में, उससे क्या ही तकलीफ है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ा देता हूँ अब मैं बात को। ये एक सवाल दिया गया है, ये बहुत प्यारा सवाल है, इसका देखते आंसर क्लिक कर जाएगा, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल दे दी गई इनिशियल पॉइंट पे 2i कैप प्लस 3j कैप, तो पॉइंट बी पे क्या होगी सर, एक्स एक्सिस तो चेंज ही नहीं होता, 2i कैप ही रहेगा, वाई एक्सिस नेगेटिव हो जाएगा, बताओ कौन हो जाएगा, ये वी ए बराबर अगर आप लिखोगे यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, तो अभी पॉइंट बी पे वेलोसिटी निकालना बताया मैंने तुम लोगों को पीछे यार। तो वही बोल रहे हैं कि सीधे कंसेप्ट पे सवाल आ रहे हैं, फॉर्मूलाज पे सवाल आ रहे हैं, क्यों परेशान होना है, क्यों टेंशन लेनी है फालतू की। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। तो कोई मुझे बताएगा स्पीड एट मैक्सिमम हाइट कितनी होती है। हाँ सर हम सबको पता है, बताओ कितनी होती है, v बराबर यू कोस थीटा होती है सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं, फिर भी है तो पूछ लीजिए, है ना। और ये जो स्पीड एट मैक्सिमम हाइट है वो इनिशियल स्पीड का कितना है, इनिशियल स्पीड का कितना है, u/2 है। तो देखना u कोस थीटा बराबर u/2 दिया हुआ है, u से u कट गया, कोस थीटा बराबर हाफ आ गया, थीटा बराबर कितने डिग्री आ गया दोस्तों, सर 60 डिग्री। आंसर चेक कर लो, अगले पेज पे 4 ही लिखा होगा, ये देख लो। तो तुम समझे ना, दोबारा मैक्सिमम हाइट पे जब स्पीड पूछते हैं सर, ऐसे फेंका आपने, ऐसे गया पार्टिकल, इस पॉइंट पे स्पीड के नाम पे ओनली vx होता है जिसकी वैल्यू u cos थीटा होती है, इनिशियल स्पीड u होती है। u cos थीटा और इनिशियल स्पीड में उसने रिलेशन दिया है कि वो u/2 है, मतलब जो मैक्सिमम हाइट पे स्पीड है वो इनिशियल का हाफ है, तो u cos थीटा की वैल्यू u/2 पुट कर दिया है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल की तरफ चलेंगे तो उसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये सीधे क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे इसका, ठीक है। क्या होता है कि आपने ऐसे पार्टिकल को फेंका u वेलोसिटी से, ऐसे पार्ट ट्रेवल किया, इसका वेलोसिटी वेक्टर ऐसे बन रहा होगा। मैं बोलूं कि कुछ टाइम बाद अगर एक वेलोसिटी वेक्टर ऐसे बन जाता है,
जो इसके लास्ट में जाके इसके कैसे आया बच्चों, परपेंडिकुलर, लास्ट में जाके इसके कैसे आया ये, परपेंडिकुलर। यानी कि एक पॉइंट ऐसा आया जिस टाइम पे वेलोसिटी वेक्टर को जब बनाया है इस तरीके से, तो वो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के कैसे हो गया, परपेंडिकुलर। तो कोई भी पूछे, अगर प्रोजेक्शन एक पार्टिकल लिया, एक प्रोजेक्टाइल लिया, उसको ऐसे फेंका गया यू स्पीड से थीटा एंगल पर, तो कितनी देर बाद उसका वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के, तो टाइम होता है t बराबर यू बाई जी साइन थीटा। कोई पूछे ये v की वैल्यू कितनी होगी, स्पीड बताओ इसकी, तो v बराबर होता है बच्चों u कोट थीटा। v बराबर कितना लिख देते हो आप लोग, u कोट थीटा। ये सारी कहानी चलती है, ये याद रखना है। क्वेश्चन मैंने आप लोगों के क्लास नोट्स में कराया हुआ है, जब हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों की बुक में, नोटबुक में, सब जगह मिलेगा आप लोगों को, जो भी अपने अपनी जगह रिस्पेक्टिवली फॉलो कर रहे हैं, चल रहे हैं। अगले केस पे चलते हैं, अगले केस पे चलते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम बोलते हैं कि सर यहाँ से यहाँ गया, कितना टाइम लगा, कितनी हाइट कवर करी, कितना रेंज कवर किया, तो कितनी देर हवा में रहता है पार्टिकल, उसका फॉर्मूला है 2u sin थीटा बाई जी, यानी कि 2u बाई जी। हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, यानी कि u स्क्वायर बाई 2g। ये सब याद रखने हैं। रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी बराबर 2ux u बाई जी। रेंज को एक और टाइम लिख दे रहे होते हैं, u स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ sin थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई जी, इसी को sin 2 थीटा लिख दिया जा रहा होता है। चलो आगे कुछ थोड़ी थोड़ी सी बातें कर लेता हूं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तुमको पता लगा किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, सर यू वाई के प्रोपोर्शनल आ रहा है। मतलब कि एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटी वेक्टर से टाइम ऑफ फ्लाइट को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वाई डायरेक्शन के वेलोसिटी वेक्टर को कम करोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट कम होगा, वाई डायरेक्शन के वेलोसिटी वेक्टर को बढ़ाएंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ेगा। एच का देखना वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, 2 कांस्टेंट जी कांस्टेंट, तो हाइट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू वाई का स्क्वायर। इसका मतलब कि हाइट ऑफ पार्टिकल भी वर्टिकल प्रोजेक्शन वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं करती। रेंज निकाल लेते लास्ट में, आर बराबर आता है यू एक्स यू वाई। कैसे आया देखना बहुत ध्यान से। 2 कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, आर ओनली एंड ओनली किस पे डिपेंड कर सकता है, आर ओनली एंड ओनली किस पे डिपेंड कर सकता है, यू एक्स पे और यू वाई पे। अगर एंगल भी कांस्टेंट दे देंगे तो आर किस पे डिपेंड करेगा, ओनली एंड ओनली फिर यू स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। इसके बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम लोग लेने वाले हैं आगे चल के, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब कब टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, कब हाइट मैक्सिमम होगी, कब रेंज क्या होगा, ये सारी कहानियों की हम लोग बात करते हैं, सब कुछ करने की कोशिश करेंगे। बस उन सब चीज़ों से पहले एक और लास्ट बात बताता हूँ। यहाँ से फेंका, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स का भी ध्यान रखेंगे। ये 0,0 है, इस पॉइंट के पोजीशन कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, r,0, और ये पॉइंट मैक्सिमम हाइट का है क्या, हाँ सर। इस जगह पर रेंज कोई पूछे तो कितनी हो जाएगी, टोटल रेंज का r/2। चलिए सवाल लेते हैं, पहला ही बहुत बढ़िया सवाल है नीट का। क्या सवाल है वो बताते हैं। एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है सर्कल में रेडियस r के, जिसकी स्पीड यूनिफॉर्म है और टोटल टाइम t लगा रहा है। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, r रेडियस के सर्कल में अगर एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो डिस्टेंस कवर करेगा 2πr, और यूनिफॉर्म स्पीड लेट सपोज अपन v ले लेते हैं या u ले लेते हैं, जो भी दिया होगा, नहीं दिया होगा तो u ले ली। अगर इस पार्टिकल को अपन सेम स्पीड से एक एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट करें, सर इसमें कहानी बदल दी, सर्कुलर कराते कराते क्या पे आ गया, प्रोजेक्टाइल पे, यू से ही प्रोजेक्ट करें। तो ये जो मैक्सिमम हाइट अटेंड कर रहा है, इसकी जो एच मैक्स हो रही है, इस तरीके से चलेगा। तो इसकी जो एच मैक्स हो रही है, तो एच मैक्स की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ रेडियस दी गई है। दोबारा 4 टाइम्स ऑफ क्या दी गई है, रेडियस ऑफ सर्कल दी गई है। ठीक है, पहले से आर रेडियस के सर्कल में मूव कर रहे थे आपका पार्टिकल कॉमन स्पीड यू से, उसी पार्टिकल को थोड़ी देर बाद प्रोजेक्टाइल कर दिया, एच मैक्स बराबर 4 टाइम्स ऑफ रेडियस आया। इसका सोल्यूशन बनाते हैं, थोड़ा अच्छा सवाल है। तो एच मैक्स बराबर 4 टाइम्स ऑफ रेडियस बता रहे हो आप, हाँ सर। एच मैक्स की वैल्यू किसी को तुम में से याद है तो मुझे बता सकता है, क्या होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। दोबारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। अभी निकाला नहीं निकाला, बिल्कुल निकाला सर। ये किसी को तकलीफ आ गई है तो ये लिखा रखा फॉर्मूला, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g प्रोजेक्टाइल के लिए। इधर तो क्या बोल रहा है अगला आदमी कि एक बार तो सर्कुलर कर रहा था, एक बार प्रोजेक्टाइल कर रहा था। जब प्रोजेक्टाइल कर रहा है तो उसकी जो हाइट आ रही है h मैक्स, वो रेडियस का 4 टाइम आ जा रही है, तो 4 टाइम ऑफ रेडियस लिख लिया। अब इधर तो एच मैक्स लिखा हुआ है, इधर 4 टाइम ऑफ रेडियस लिखा हुआ है। अगले पेज पे चलिए आप, जैसे ही आप अगले पेज पे गए, जैसे ही आप अगले पेज पे गए, अगले पेज पे जाते ही आप लोगों ने लिखा एच मैक्स बराबर 4 टाइम्स ऑफ रेडियस, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g बराबर 4 टाइम्स ऑफ रेडियस। मुझे एक चीज जाननी है तुम लोगों से दोबारा, सर आई वुड लाइक टू नो वन थिंग। एक तो ये रिलेशन आया,
दूसरा ये रिलेशन है। जितने भी ऑप्शंस देख रहे हैं सब ऑप्शंस में सर टाइम है, कौन नहीं है, स्पीड नहीं है, तो कुछ ना कुछ स्कीम लगानी पड़ेगी। बिल्कुल लगा दो सर। यू स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दे, देखना स्पीड की यहाँ से वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं, u बराबर 2πr/t पुट कर सकते हैं क्या? हाँ सर। u की जगह मैंने पुट करा, मान लो 2πr/t का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g बराबर 4 टाइम्स ऑफ r। तो ये बन गया बच्चों 4πr² अपॉन टी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g बराबर 4r। अब आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ कटेगा, हाँ सर, एक r से एक r कट गया, 4 से 4 कट गया। क्या निकालना था अपने को? साइन स्क्वायर थीटा, मतलब एंगल निकालना है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2g/t² अपॉन π²r। हाँ, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर इस पूरे का अंडर रूट, तो 2g/t² अपॉन π²r की होल पावर 1/2। तो यहाँ से थीटा बराबर साइन इनवर्स 2g/t² अपॉन π²r की होल पावर कितनी बच्चों? 1/2। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या आप लोगों को? 2g/t² अपॉन π²r की होल पावर 1/2, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ये लिख भी रहा। अभी भी किसी को तकलीफ है तो बोल दीजिए, अब तो वैसे तकलीफ आ नहीं रही होगी आप लोग को, अपन बहुत बेसिक से चीज़ें चलाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर आपने पहला सवाल ही भारी ले लिया। मैंने पहला सवाल भारी नहीं लिया, मैंने अच्छे सवाल उठाने की कोशिश करी है, क्योंकि इन जनरल में तो आप सारे सवाल बना ही दोगे। अभी सवाल को भी पढ़ना। ये सवाल कितना प्यारा है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको सरफेस ऑफ अर्थ पे 5 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया गया एंगल थीटा पे हॉरिजॉन्टल से। एक और प्रोजेक्टाइल है जिसको दूसरे प्लेनेट पे 3 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया गया सेम एंगल पे, और वो सेम ट्रेजेक्ट्री फॉलो करते हैं। यानी कि इक्वेशन ऑफ पाथ जो है, यानी कि ट्रेजेक्ट्री जो है दोनों की वो सेम है। दोबारा, ट्रेजेक्ट्री जो है दोनों की वो कैसी है? सेम। अगर दो प्रोजेक्टाइल जिनकी ट्रेजेक्ट्री सेम है तो क्या उनका जो एच मैक्स होगा वो भी सेम होगा क्या? 100% सर। एच मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? u1² साइन स्क्वायर, अच्छा सेम एंगल पे फेंका है, सेम एंगल लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g1 बराबर u² 2, है ना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g2। आगे बढ़ते हैं। सर अब अपन को ये तो पता लग गया कि सेम एंगल पे फेंके गए हैं और इक्वेशन ऑफ पाथ सेम है, तो इनकी हाइट सेम हो जा रही होगी। आगे, द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अर्थ, द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट इज। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मतलब अर्थ पे तो जी की वैल्यू 9.8 होती है, दूसरे प्लेनेट पे क्या होगी वो पूछी है। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से तुम देख पा रहे होंगे g2, 2 से 2 कैंसिल, g2 बाई g1 बराबर आ जाएगा u2² बाय u1²। तो g2 बराबर u2 प्लेनेट पे क्या स्पीड से फेंका था बच्चों? सर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। u1 अर्थ पे किस स्पीड से फेंका हुआ है? 5 मीटर पर सेकेंड से, स्क्वायर कर दिया। g1 की वैल्यू कितनी? 9.8। कितना हो गया बच्चों? 16/25 इंटू 9.8। 9.8 लेने का बोला उसने क्वेश्चन में। तुम देखना क्या आंसर दिख रहा है तुमको, 160/25। दोबारा क्या आंसर दिख रहा है तुम लोगों को, जल्दी देख के बता दो। अरे यार गलत, 3 का स्क्वायर 9, भावनाम बेगा मैं 9/25। तो 9 इंटू 9.8 हो जा रहा होगा, यानी कि लगभग अगर ये 10 होता तो 100/25 4 हो जाता। 4 से कमाने वाला है। क्या आंसर है? क्या आंसर है? तो ये है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो घबराना नहीं है देख के। कैलकुलेशन मतलब 45 में से 2 सवाल 3 सवाल में लेंथी कैलकुलेशन चली जा रही होगी, बाकी तो कैलकुलेशंस में भी हमको दिक्कत आती नहीं है। आप लोग देख ही रहे हैं कि एक से बढ़ के एक नीट PYQs के क्वेश्चंस ले रहे हैं, रिसेंट के ले रहे हैं, बहुत पुराने भी ले रहे हैं, कंसेप्चुअल ले रहे हैं, मगर कैलकुलेशन में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात हम लोगों को सर खास तरीके से दिख नहीं रही है। तो अब आगे बात करते हैं और प्रोजेक्टाइल में क्या क्या कहानी होती है। तो प्रोजेक्टाइल की एक और कहानी की बात करते हैं। प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जब अपन करते हैं तो रेंज जो ट्रेवल की जाती है, जो हाइट निकाली जाती है, इन सब के बीच में एक रिलेशन होता है। दोबारा, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जब हम कवर करते हैं तो रेंज जो ट्रेवल की जाती है, जो हाइट निकाली जाती है, इन सब के बीच में एक रिलेशन होता है।
तो मान लीजिए कभी भी आपकी रेंज n टाइम्स ऑफ हाइट दी गई है, तो इसका मतलब आपका मतलब हो जाएगा कि प्रोजेक्शन एंगल टेन थीटा बराबर 4/n होगा। दोबारा 4 कितना हो जा रहा होगा, n हो जा रहा होगा। ये अपन ने प्रूफ करके निकाला है। r की वैल्यू रख देंगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी या यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा बाई जी। h की वैल्यू रख देंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। पूरे को सोल्व करने पे आएगा टेन थीटा बराबर 4/n। यहाँ सबसे जरूरी बातें यूं है कि सर ये जो वेन रेंज इक्वल टू क्या है, हाइट। अभी बता देते हैं। जब रेंज इक्वल टू हाइट है यानी कि r बराबर h है, इसका मतलब n बराबर कितना निकला, 1 निकला। तो टेन थीटा बराबर कितना निकलेगा, 4/n, यानी कि टेन थीटा बराबर कितना निकलेगा, 1। यानी कि यहां से हम क्या बोल सकते हैं, टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आने वाली है, 4 के बराबर। तो कोई बोले एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना आएगा, जब आपका रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू हाइट कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल या हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल। दोबारा कि व्हेन अ पार्टिकल इज थ्रोन लाइक दिस, कि उसकी रेंज और हाइट दोनों इक्वल आ जाए तो प्रोजेक्शन एंगल कितना आएगा, टेन इनवर्स 4। इस एंगल की वैल्यू भी याद है मुझे, आप लोगों ने भी याद रखनी। कितने डिग्री पे होता है ये कहानी, 76 डिग्री पे। ओके सर, ऐसे हमको कोई भी दे दे कि इतने टाइम से तो हम सीधे प्रोजेक्शन एंगल निकाल सकते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम हाइट कब आती है सर, देखो h का फॉर्मूला होता है यू वाई का स्क्वायर या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। तो h को अगर मैक्सिमम करना है तो साइन स्क्वायर थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो इस केस में h मैक्स आ तो जाएगा सर यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये तो वो का वही हो गया सर, जब अपन ग्राउंड से किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो कितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगी, यू स्क्वायर अपॉन 2g। मुझे यूं पूछना है इस जगह रेंज कितनी आएगी, 8, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, रेंज बराबर हो जा रहा होगा बच्चों 0। तो कोई पूछे जब हाइट मैक्सिमम है तो प्रोजेक्शन एंगल 90 डिग्री का है तो उस जगह रेंज कितनी है, 0। क्यों, क्योंकि ऐसे ऊपर गया पार्टिकल और ऐसे कैसे वहीं आके गिर गया। रेंज मैक्सिमम कब होगी, तो रेंज मैक्सिमम तब होगी जब थीटा बराबर 45 डिग्री होगा। सभी लोगों को पता है ये वाली बात, बिल्कुल पता है। तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आ जा रहा होगा, थीटा बराबर 45 डिग्री होगा, यानी कि साइन 2 थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो आर मैक्स का फॉर्मूला आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 पुट कर दी, यू स्क्वायर बाय जी। अब जब थीटा 45 डिग्री है तो एच बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाई 2g। सोल्व करने पे पता लगा कि h बराबर आएगा यू स्क्वायर बाय 4g। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां से जब थोड़ी सी बात और आगे बढ़ी तो h बराबर आया r मैक्स बाय 4, यानी कि जब रेंज मैक्सिमम आती है और कौन से पोजीशन पे आती है, 45 डिग्री के एंगल पे, उस टाइम पे पार्टिकल ने जो हाइट ट्रेवल करी वो रेंज है ना, वो हाइट ट्रेवल करी वो रेंज का कितना है, 1/4 टाइम। या मैक्सिमम रेंज जो होती है वो जो हाइट अटेंड करी उसका कितना होती है, 4 टाइम्स होती है। सर एंगल कैसे आया, 45 डिग्री। क्या सर हम इसको उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे क्या, टेन थीटा बराबर 4n। हाँ, अगर टेन थीटा बराबर 4/n लिखा तो देखो n की वैल्यू कितनी दिख रही है सर, 4 दिख रही है। तो टेन थीटा बराबर 4/4 यानी कि 1। टेन थीटा बराबर जैसे ही 1 आया प्रोजेक्शन एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। तो जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 डिग्री होगा तो हाइट मैक्सिमम होगी, रेंज 0 होगी। जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगा तो रेंज मैक्सिमम होगी और हाइट का कितना टाइम हो जा रही होगी, 4 गुना हो जा रही होगी। कोई दिक्कत वाली बात तुमको नहीं, कोई शक और संशय तुम लोगों को यहाँ तक में नहीं, कोई और तकलीफ तुमको किसी तरह की यहाँ तक में, मेरे हिसाब से तो नहीं। फिर भी है और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो पूछ लीजिएगा भाई मेरे से। सवाल लेते हैं बड़े प्यारे प्यारे इन्हीं छोटे छोटे कंसेप्ट के ऊपर जो नीट पूछता रहा है आप लोगों से कि हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। आर बराबर क्या दे दिया अगले आदमी ने, एच। एन बराबर क्या दे दिया, 1, यानी कि टेन थीटा बराबर कितना हो गया, 4। तो थीटा बराबर कितना हो गया सर, टेन इनवर्स 4। ये तो याद है हमें, आप सोल्व भी मत करो, लिखो ही मत, हमको तो पहले ही आंसर दिख गया। फिर भी कोई एंगल लिख देता है यहां पे तो उसके लिए बोल देते सर थीटा बराबर 76 डिग्री होता है। क्या पूछ रहा है, याद रखा है हमने सब, जबानी याद कर लो, फिंगर टिप्स पे याद कर लो। अगला सवाल, अब प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे फायर किया गया। एलिवेशन एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। बेटा ये बहुत काम का और बहुत सही चीज है। यहां पे आपको एक टर्म बताता हूं मैं, जिसको बोलते हैं अपन एंगल ऑफ एलिवेशन
दोबारा क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। मैंने देखना ऐसे पार्टिकल को फेंका यू स्पीड से, ऐसे ट्रेवल करके वो यहां तक चला गया, बट टेक्निकलिटी में अगर आप देखना चाहोगे उसको बहुत ध्यान से, तो जब वो यहां पहुंचा मैक्सिमम हाइट पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो ऐसे निकलेगा ना। हाँ सर, ये एंगल बोल देते हैं हम बीटा, ये टोटल एंगल होता है थीटा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ, बीटा। ये कौन हुआ, वाई। ये कौन हुआ, एक्स। तो टेन बीटा बराबर कितना आ जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन वाई बाय एक्स। कभी भी पूछा जाएगा निकाल लोगे। हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ही हुआ सर, जिस पॉइंट से फेंका और जिस पॉइंट पे पहुंच गए वहां से लाइन डॉट कनेक्ट कर दो और देख लो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे दिख रहा है, उसी को बोल देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ऐसे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। देखते हैं आगे। एक प्रोजेक्टाइल को जब आपने 45 डिग्री पे फायर कर दिया हॉरिजॉन्टल से, यानी कि थीटा बराबर 45 डिग्री है, इसका मतलब रेंज मैक्सिमम है और जो हाइट अटेंड करी गई है वो r/4 है। तो IH पॉइंट पे क्या कहानी दिखाता हूँ। प्रोजेक्टाइल का डायग्राम बना लो ऐसे करके, है ना। ये रेंज हो गई, हो जाने दो, छोड़ो उसको। तो ये हाइट हो गई कितना, r/4। तो मुझे ये बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी सर, r/2। तो मुझे ये बताओ क्या निकालना है सर, ये निकालना है बीटा। तो 10 बीटा कितना पुट कर देना चाहिए सर आपको, देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है इधर साइड में, देखो ध्यान से। 10 बीटा बराबर y एक्सिस की वैल्यू अपॉन x एक्सिस की वैल्यू y बाई एक्स। y की वैल्यू कितनी है, r/4 और x की वैल्यू कितनी है, r/2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, r से r गया, 2 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 10 बीटा बराबर कितना, 1/2। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा बराबर कितना, 10 इनवर्स 1/2। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक में? आपको कैसे पता लगा सर, पोजीशन एंगल पता लगते ही मेरे को समझ में आ गया रेंज मैक्सिमम में और हाइट r/4 हो जाएगी, h बराबर r/4 और मैक्सिमम हाइट पे रेंज का आधा ही पहुंच पाते हैं अपन। और इस केस में तुमको एक पॉइंट और बता देता हूँ, अपने इतना बता ही चुके हैं तो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स भी बता देते हैं। जब कहाँ था अपना वो मैक्सिमम, ये था। तो इस केस के पोजीशन कोऑर्डिनेट देखो, इस वाले केस के जब ऐसे फेंकोगे 0,0 r,0, ये क्या हो जाएगा, y,x। y कितना है, r/4, s कितना है, r/2। तो इसका भी एक सिंपल सा ऐसे डायरेक्ट सवाल है, क्लास में किया हुआ है, आपके क्लास नोट्स में भी है और आप लोगों ने जहाँ पढ़ा है वहाँ भी आपको किया गया। अब देखो कुछ बात कही गई है, एक पार्टिकल है जिसको सेम इनिशियल स्पीड से फेंका गया है। अब इसमें रेंज सेम आ रही है, तो इसके बारे में 2 मिनट में बात करते हैं। इसके बारे में 2 मिनट में बात करते हैं। एक पार्टिकल को, एक मिसाइल को फायर किया गया कौन सी रेंज के लिए, मैक्सिमम रेंज के लिए। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई, 20 मीटर पर सेकेंड। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, जैसे रेंज मैक्सिमम बोली 45 डिग्री। आर मैक्सिमम का फॉर्मूला निकाल के दिया था, हाँ सर, u² डिवाइड बाई जी। यू की वैल्यू कितनी, नई फॉर्मूला याद रहे तो पूरा लगा देना, sin 2 थीटा, sin 2 × 45 करोगे 90 हो जाएगा, यही बनेगा। जी का वैल्यू कितना 10, 0 से 0 गया। आर मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, 40 मीटर आ गई सर मैक्सिमम रेंज। अब बहुत काम का कंसेप्ट बच्चों, ये वाला कंसेप्ट जेई वालों का तो प्यार है, जेई मेंस वालों का क्यों प्यार है, मतलब हर साल सवाल आता है जेई मेन के एक पेपर में, तो इससे आता ही है। नीट में भी अपन इसको पढ़ेंगे, समझेंगे क्या होता है। जब किसी प्रोजेक्टाइल को कौन से एंगल्स पे फेंका जाए बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। या फिर दूसरी भाषा में बोलें, अगर अदर वर्ड्स में कहा जाए तो दो एंगल जिनका सम कितने डिग्री हो रहा हो, 90 डिग्री, उनको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जब भी आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे चीजों को प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो रेंज आएगी r1 बराबर u² साइन 2 थीटा बाई जी। सिमिलरली r2 भी आ जाएगा u² साइन 2 थीटा बाई जी। इसका मतलब ये निकल कर आता है कि r1 बराबर r2 है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे कौन सेम होती है, रेंज सेम होती है। ये स्टेटमेंट लिख भी रखा मैंने। आगे सर तो हाइट तो अलग अलग है, हाँ, तो h1 बराबर आ जाता है बच्चों u² साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। h2 की वैल्यू लिखते हैं हम लोग u² कोस स्क्वायर थीटा बाई जी। सिमिलरली टाइम ऑफ फ्लाइट आता है t1 बराबर 2u साइन थीटा बाई जी। सिमिलरली टाइम ऑफ फ्लाइट आता है t2 बराबर 2u कोस थीटा बाई जी, सेकेंड वाले पार्टिकल के लिए। अब इनके रिलेशंस देखो आप लोग, r1 अपॉन r2 बराबर 1 है। अगर कोई बोले r1 इंटू r2 क्या है, आए सुनो ध्यान से,
R1 इंटू R2 क्या है? सर देखना बहुत ध्यान से, R1 ये रहा, R2 ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं तो बहुत कुछ बन जा रहा होगा। वही पूछ रहा हूँ मैं, क्या बन रहा होगा? किसी को याद है? मैं बताता हूँ। R1 इंटू R2, दोबारा R1 इंटू R2 बन जा रहा होगा 16 टाइम्स ऑफ H1H2। तो R स्क्वायर बराबर बन जा रहा होगा 16H1H2। R बराबर बन जा रहा होगा 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट H1H2। ठीक है, यानी कि कोई पूछे व्हाट इज H1H2 का प्रोडक्ट क्या है, तो H1H2 बराबर बन रहा है R स्क्वायर बाई 16। दोबारा H1H2 बराबर क्या बन रहा है तुम्हारा? R स्क्वायर बाई 16। कोई दिक्कत वाली बात तुम लोगों को यहाँ तक में? किसी भी तरह का कोई शक, संशय, दिक्कत, प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए। आगे बढ़ते हैं। सर रेंज निकल गई, रेंज का प्रोडक्ट निकल गया, रेंज का रेशियो तो कितना आ जा रहा होगा? 1 आ जा रहा होगा। सर हाइट का प्रोडक्ट भी निकल गया, हाइट का रेशियो कितना आ जा रहा होगा? 10 स्क्वायर थीटा आ जा रहा होगा। इसके बाद कोई H1 प्लस H2 पूछेगा तो उसको बोलना U स्क्वायर बाई 2G होगा, यानी कि टेक्निकलिटी में H मैक्स के बराबर होगा। और कोई H1 माइनस H2 बोले तो उससे बोलना भाई U स्क्वायर अपॉन 2G इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये छोटे छोटे रिलेशन निकाल के दे रहा हूं मैं, सारे फॉर्मूले हैं, याद रखने आपको। सिमिलरली T1 अपॉन T2 कोई पूछे तो कितना आएगा? 10 थीटा। और कोई T1 इंटू T2 पूछे तो उसको बोलना T1 इंटू T2 बराबर फाइनली आता है 2R बाई जी। यहां से हमको पता लगता है कि T1 इंटू T2 प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? R। अब आगे आ जाइए, अब आगे आ जाइए, है ना। तो ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि 5 अलग अलग पार्टिकल्स है जिनको सबको सेम स्पीड से फेंका गया है, जिनमें से 2 की रेंज सेम है। अगर इन दोनों की रेंज सेम है, इन दोनों की रेंज सेम है, यानी कि ये दोनों कौन से एंगल होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, 2 ग्रीन वालों की भी रेंज सेम है ना? हाँ, ये दोनों भी कौन से हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। तो ग्रीन और ये जो ऑरेंज वाले पाथ है उनको बता दो कौन कौन कॉम्प्लीमेंट्री है। मेरे हिसाब से 20 और 70 कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। हाँ सर, मतलब और ये कौन से कलर के दिख जाएंगे आप लोगों को? सर मुझे लगता है ये येलो कलर वाले हैं। हाँ, और कौन कॉम्प्लीमेंट्री है? और कौन कॉम्प्लीमेंट्री है भाई? 35 45 कॉम्प्लीमेंट्री है क्या? नहीं। 45 55 कॉम्प्लीमेंट्री है क्या? नहीं। ये दोनों तो कॉम्प्लीमेंट्री है, 35 और 55। हाँ, तो ये दोनों मुझे 35 55 के लगते हैं। नहीं, ये इनमें सर एक की हाइट ज़्यादा जा रही है, एक की हाइट कम जा रही है, तो ज़्यादा एंगल डिफरेंस आ रहा है। ये वाला तो 20 दिख रहा है मेरे को, और ये बड़ा वाला 70 दिख रहा है। फिर ये ग्रीन वाले में एक 35 दिख रहा है हमको, और एक 55 दिख रहा है हम लोगों को। और रेड वाले में रेंज में, सॉरी व्हाइट वाले में रेंज मैक्सिमम आ रही है। दोबारा व्हाइट वाले में रेंज मैक्सिमम आ रही है, तो इसका तो क्या हो जाएगा? आर मैक्स हो जाएगा। तो ये कौन से कलर के लिए? व्हाइट कलर के लिए। देखो अब तुमने डायग्राम देख के आइडेंटिफाई कर दिया, कुछ करा ही नहीं, और तुरंत आंसर दे दिए। पहला सवाल ले लेते हैं बच्चों हम लोग, इसके लिए देखेंगे सवाल को, पढ़ेंगे कि नीट में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के 3-4 फॉर्मूले लिखे, उनसे क्या पूछा गया। 2 प्रोजेक्टाइल है जिनका मास सेम है, इनिशियल वेलोसिटी सेम है, सेम थ्रो किया गया 60 पे और 30 पे। तो मुझे बताओ 60 30 कौन से एंगल्स हैं? सर 60 30 तो कौन से एंगल्स हैं? सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होने की वजह से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होने की वजह से क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होने की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों? सर रेंज सेम आ जाएगी, और तो कुछ नहीं हो रहा होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। 2 प्रोजेक्टाइल है जिनको फायर किया गया एक ही पॉइंट से, एक ही स्पीड से, फिर से 60 और 30 पे। क्या सही है? सर उनकी रेंज सेम होने वाली है, कुछ करना ही नहीं है। आगे बात करते हैं। एक बुलेट है, ये बेसिक सवाल आया है नीट 2023 में, इजी सवाल पूछा गया था, जो अपने फॉर्मूले उनके बेसिस पे एच मैक्स की वैल्यू पूछी गई है। एच मैक्स बराबर होता है सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 30 डिग्री दिया हुआ इस क्वेश्चन में, अपॉन 2G। यू स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं 280 इंटू 280, साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर पुट करूंगा तो 1/4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू जी की वैल्यू यूज करवा रहा भाई मेरे से 9.8। अरे गलत बात है, चलो कोई बात नहीं। 4 से 28 70 टाइम, 4 से 280 140 टाइम, मतलब 2 से 280 ना। तो एच मैक्स बराबर 140 इंटू 70 डिवाइड बाई 9.8। तो 14 इंटू 7 अगर आप लोग देख पा रहे हैं, दोबारा 14 इंटू 7 अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो कितना हो जा रहा होगा?
14 इंटू 7 14 98 98 00 अपॉन 9.8। अरे सर ये तो सीधे कैलकुलेशन है, 1000 मीटर आंसर है इसका। तो कैसे? डेसिमल हटाया भाई, एक और जीरो बढ़ाया, काट दे 98 से 98, 1000 बच जाएगा, 3 जीरो, क्या ऑप्शन आ गया? 1000 मीटर। इतना आसान सवाल आया था बच्चों हमारे। कोई तकलीफ आ रही क्या आपको यहाँ तक में? नहीं आ रही ना? आगे बढ़ाता हूँ मैं, अगले सवाल पे चलता हूँ। इसका तो आंसर क्वेश्चन पढ़ के दे दो यार मुझे, मतलब मैं क्या ही बोलूँ उसमें यार। अभी बताया तुमको कि एक प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज r फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन इफ t1 एंड t2 बी द टाइम्स ऑफ फ्लाइट इन द टू केसेस। अगर t1 t2 दोनों केसेस का टाइम ऑफ फ्लाइट है तो t1 t2 का प्रोडक्ट जो होता है सर वो होता है 2r/g, यानी कि t1 t2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। आगे बढ़ जाते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात कर लेते हैं। दोबारा आगे बढ़ जाते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात कर लेते हैं। सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का बहुत आसान सी कहानी है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखी जाती है y बराबर x tan थीटा माइनस gx² अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा। इससे पता लगा कि ये पैराबोला की इक्वेशन है, हमारा पास प्रोजेक्टाइल का भी पैराबोला आता है, यानी कि ये इक्वेशन करेक्ट है। इस इक्वेशन के 2-3 फॉर्मेट और हैं, y बराबर x tan थीटा माइनस x² tan थीटा बाय r, या फिर y बराबर x tan थीटा कॉमन ले लिया जाए इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। इसके सवाल सोल्व करने की सबसे अच्छी अप्रोच है व्हेन x इक्वल टू 0 पुट, सॉरी, जब आप y बराबर 0 पुट कर दोगे कभी इक्वेशन दी गई तो x बराबर सीधे सीधे आपका कितना आ जाना चाहिए? रेंज के। कैसे बोल रहे हो सर? आप एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करो। मैंने बोला y बराबर √3x माइनस 5x² है, फाइंड थीटा एंड r। तो जैसे ही तुमको रेंज चाहिए भाई, जैसे ही तुमको रेंज चाहिए तो एट y इक्वल टू 0 x बराबर r, तो 0 बराबर √3r माइनस 5r², तो 5r² प्लस का हो जाएगा बराबर √3r, तो r बराबर आ जा रहा होगा √3/5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। सर एंगल कैसे निकलेगा? y बराबर क्या लिखा हुआ है? x tan थीटा, यानी कि x के साथ जो भी वेरिएबल लिखा होगा वो किसकी वैल्यू होगी? tan थीटा की। tan थीटा बराबर कितना बच्चों? √3। थीटा बराबर कितना तुम्हारा? 60 डिग्री। तो जब भी रेंज का सवाल दे दिया जाए तो y की वैल्यू 0 पुट कर देना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में x बराबर r के आ जाएगा सीधे। एक इसी ज्यादा बात करते नहीं है, आप लोगों ने भी नहीं करी होगी, क्लास में भी नहीं कर रहे होते हैं। क्यों लिया गया है? ऐसे ही बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, एक्चुअली एनसीईआरटी का पार्ट है और वो चीजें सारी फॉलो करते हुए चल रहे हैं कि जब इंक्लाइन पे प्रोजेक्टाइल कराएंगे। इंक्लाइन मतलब क्या हुआ सर कि अभी तक तो हॉरिजॉन्टल पे फेंक रहे थे, अब तो हमारा जो प्लेन है वही हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल ऊपर है? बीटा, और हम कितने एंगल पे थ्रो कर रहे हैं? अल्फा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला रहेगा 2u sin अल्फा अपॉन g cos बीटा। जब ऊपर जा रहा है तो रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा u cos अल्फा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ g sin बीटा इंटू t²। जब नीचे जा रहा है तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम ही रहेगा, बट रेंज डाउनवर्ड के लिए माइनस की जगह क्या आ जा रही होगी? प्लस आ जा रही होगी। ये याद रखने हैं, इसके अलावा इसका कुछ नहीं करना। मेरे को इसका एक सवाल बताना है। आपको 2 केस दिए गए हैं, पहला केस न्यू दिया गया है, सवाल को पढ़ते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसको बॉटम ऑफ लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइन प्लेन जो कि 60 डिग्री पे रखा हुआ है उस पर फेंका गया। तो ध्यान से देखना बच्चों, इनिशियली तो ऐसा है 60 डिग्री पे, ऐसे फेंका आपने, कुछ देर बाद ऐसा है, बिफोर और आफ्टर की बात कर रहे हैं अपन, बिफोर और आफ्टर की बात कर रहे हैं। कुछ देर बाद 30 डिग्री पे है वो, फिर अपन ने फेंका उसको, ठीक है। तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? x1 x2 ऐसे पूछा गया है आप लोगों से। तो ठीक है सर, अभी बना के देते हैं। इंक्लिनेशन चेंज कर रहा है भाई अपना, दोबारा क्या चेंज कर रहा है अपना भाई? इंक्लिनेशन। एक बार कितनी डिग्री ले रखा है? 60 डिग्री। एक बार कितनी डिग्री ले लिया है? 30 डिग्री। तो ओरिजेंटल रेंज जो ट्रेवल करेंगे उसको निकालने का सीधा फॉर्मूला याद है क्या आपको इस क्वेश्चन का? मुझे अगर याद आ पा रहा है तो x1 बराबर u², हाँ बोलो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, नहीं, सिमिलरली x2 बराबर u² अपॉन 2g साइन थीटा। कौन कौन सेम है? दोनों के एंगल सेम है, अलग अलग है सर? दोनों के एंगल अलग अलग है। दोबारा कौन कौन सेम है? एंगल अलग अलग है, सेम है, अलग अलग है सर। ये θ1, ये θ2। तो x1 अपॉन x2 करेंगे सर, इनिशियल स्पीड सेम है, 2g सेम है, तो ये तो साइन θ2 अपॉन क्या बन गया सर? साइन θ1। अरे अमेजिंग। साइन θ2, बाद वाला एंगल कितना है मेरे हिसाब से? 30 डिग्री पे। पहले वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री पे। साइन
30 की वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू √3/2, 2 से 2 गया, 1:√3 आंसर आ गया। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया है। सर इसमें तो कुछ लगा ही नहीं, तो लगाना भी नहीं है दोबारा। सर इसमें तो कुछ लगा ही नहीं, तो लगाना भी नहीं है, क्या लगाओगे भाई इसमें? u² / 2g sin θ लगाया, जिससे कि आपने कितनी रेंज कवर करी इंक्लिनेशन पे वो निकाल दी, एक और फॉर्मूला देखने को मिल गया, फटाक से आंसर आ गया। अब आगे बढ़ता हूं दोस्तों मैं, हम लोग प्रोजेक्टाइल के सारी चीज़ें कवर करते हुए आगे बढ़े हैं। प्रोजेक्टाइल में मैंने बस आप लोगों को एक चीज़ नहीं बताई है, क्योंकि उसके ऊपर इतना ज़्यादा सवाल नहीं पूछेंगे, बट फिर भी बताता हूं तुम लोगों को, जब भी आपको हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात करेगा तो उसके सीधे से कुछ मकसद होंगे, क्या कंसेप्ट होंगे, क्या कहना होगा उसका? सर उसमें हमारे पार्टिकल के साथ एक कहानी बनती है, उसको फेंकोगे आप ऐसे u वेलोसिटी से, तो ये तो x डायरेक्शन की है, कोई पूछे uy कितना है तो 0 है, अच्छा ay कितना है तो g है, किधर है? डाउनवर्ड है। सिमिलरली ax कितना है? 0 है। पाथ कैसा होगा? ऐसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। ये कौन हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। ये कौन हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। डाउनवर्ड वेलोसिटी कितनी इनिशियल में? 0, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा? √2h/g, फ्री फॉल की तरह ले लेंगे। रेंज कितनी आ जाएगी? x डायरेक्शन की वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि u इंटू √2h/g। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं सर। कोई t टाइम बाद कोई तुमसे वेलोसिटी वेक्टर पूछ ले, कोई तुमसे वेलोसिटी पूछ ले आफ्टर टाइम t, 2 मिनट में दे देंगे सर। कैसे दे रहे होंगे? याद होना चाहिए आप लोगों को vx, ये सारे फॉर्मूले फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, नहीं याद हो रहे कर लो साथ साथ। vx तो सर कांस्टेंट रहेगा, uy कैप, vy में इनिशियल 0 था तो gt रहेगा, और j कैप या माइनस j कैप। क्यों? कुछ देर बाद कोई वेलोसिटी निकालने जाएगा तो इधर vx आएगा और इधर कौन आएगा बच्चों? vy आएगा। कुछ देर बाद कोई वेलोसिटी निकालने जाएगा तो उधर vx आएगा और नीचे कौन आ जा रहा होगा दोस्तों? vy आ जा रहा होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक में? सर अभी तक तो नजर नहीं आ रही है और चीजें व्यवस्थित चल रही है, तो अब आप तो आगे बढ़ो यार, कर लोगे इस तरीके से सब कुछ। बिल्कुल, यहाँ पे कोई एंगल निकलवाना चाहे तुमसे ओरिजेंटल से, vy/vx लिख देना, इनमें कोई तकलीफ नहीं आएगी, इजी कंसेप्ट्स हैं। आप आगे बढ़ते हैं, रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं, रिलेटिव समझते हैं। रिलेटिव मोशन बहुत आसान सी चीज़ है, आप लोगों को समझ में भी आती है। यू गाइस नो वेरी वेल व्हाट इज रिलेटिव मोशन। सर रिलेटिव मोशन का मतलब होता है दो पार्टिकल्स के मोशन को कंपेयर करना। दोबारा, रिलेटिव मोशन का मतलब होता है टू पार्टिकल्स के मोशन को कंपेयर करना। व्हेनेवर वी आर कंपेयरिंग मोशन ऑफ टू पार्टिकल्स, तो क्या होता है सर? एक का पोजीशन वेक्टर दिया होता है, दूसरे का निकालते हैं। दोबारा, एक का पोजीशन वेक्टर दिया होता है, दूसरे का निकालते हैं, तो लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन बराबर r2 माइनस r1। तो वेलोसिटी भी ऐसे निकालते हैं v21, एक्सेलरेशन भी ऐसे निकालते हैं a21। 2 1 का मतलब हुआ ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, अगर 1 2 लिखता था ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। पोजीशन आ जाएगी, डिफरेंशिएट कर देंगे, वेलोसिटी आ जा रही होगी, डिफरेंशिएट कर देंगे, एक्सेलरेशन आ जा रहा होगा। देखो निकाल के दिया हुआ है तुम लोगों को सारी की सारी चीजें। अब अगर ये सारी क्लैरिटी में है सर हम लोगों को, तो इस सारी क्लैरिटी को और आसान बनाने के लिए मैं बताता हूं सवाल सोल्व करने की ट्रिक। अगर 1D के लिए बात कर रहे हैं हम, फॉर 1D, इफ पार्टिकल्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, पार्टिकल कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? दो, सेम डायरेक्शन में, तो v रिलेटिव के लिए क्या करना? v1 माइनस v2। और अगर बोला जाए कि इफ पार्टिकल्स, 1D के लिए बता रहा हूं मैं, आर 1D 2D दोनों के लिए सेम टू सेम कहानी चला सकते हैं हम। अरे वेक्टर फॉर्म में तो चला रहे हो यार। आर मूविंग इन, ये तो शॉर्टकट लिख रहा हूं सिर्फ 1D के लिए, अपोजिट डायरेक्शन, तो फिर कितनी स्पीड लिख सकते हो बच्चों आप लोग? रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी सर? जब अपोजिट में मूव करते हैं पार्टिकल दो तो ऐड हो जाती है, सेम में मूव करते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं बदली है, सिर्फ क्या किया गया है सर? सब इक्वेशंस ऑफ मोशन को किसके लिए लगा दिया गया है? रिलेटिव के लिए लगा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ जाइए, पहली इक्वेशन, दूसरी, तीसरी दिख रही होगी। सर एक पुलिस की गाड़ी है, ये बहुत बढ़िया सवाल है, हम लोग करते हुए चलते हैं इसको, आपके एग्जाम्पल्स में है एनसीईआरटी का। एक पुलिस की गाड़ी है जो हाईवे पे मूव कर रही है, वेलोसिटी ऑफ पुलिस की कार बराबर है 30 किलोमीटर पर आवर। जो बुलेट की मजर स्पीड है, आगे देखना, एक थीफ की कार है जो स्पीड अवे कर रही है इन सेम डायरेक्शन, चोर की गाड़ी की स्पीड कितनी है सर? 190 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया सवाल है सर। बुलेट की मजल स्पीड कितनी है सर? वेलोसिटी ऑफ बुलेट की मजल स्पीड का मतलब होता है वो स्पीड, दोबारा जब भी कहीं मजल स्पीड लिखा रहेगा इसका मतलब होता है वो स्पीड जिससे गोली बंदूक से बाहर निकली है, वो स्पीड जिससे
आपकी जो बुलेट है वो गन के बैरल से बाहर निकल रही है। तो मजल स्पीड ऑफ बुलेट अगर कोई पूछे, मजल स्पीड ऑफ बुलेट अगर कोई पूछ रहा है तुमसे, तो मतलब मजल स्पीड ऑफ बुलेट दी गई है तो इसका मतलब क्या दिया गया है, मजल स्पीड अगर दी गई है बुलेट की तो इसका मतलब दिया हुआ है, इसका मतलब दिया हुआ है कि इस स्पीड से बुलेट निकली, वो है 150 मीटर पर सेकेंड। 150 मीटर पर सेकेंड है तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लो पहले तो सर। आप किससे मल्टीप्लाई करो, 18/5 या 5/18? सर 18/5 से करो ना, तो 5 से 15 3 बार 540 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करते तो 5/18 हो जाता। मुझे ये पूछना है क्या बुलेट इसी स्पीड से चल के जा रही है क्या? नहीं। क्या बात कर रहे हो सर, ये तो बुलेट की स्पीड, ये बुलेट की मजल स्पीड है। बुलेट एक्चुअली गन में थी, गन पुलिस वाले के पास थी, पुलिस वाला गाड़ी में चल रहा है, गाड़ी की स्पीड 30 किलोमीटर पर आ रहा है तो पुलिस वाले की स्पीड भी 30 किलोमीटर पर आ रहा है, तो गन की स्पीड भी 30 किलोमीटर पर आ रहा है तो बुलेट की स्पीड भी 30 किलोमीटर पर आ रहा है। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जो बुलेट निकली ना सर, वो 540 प्लस 30 यानी कि कितनी निकली सर, 570 किलोमीटर पर आवर। आगे पढ़ते हैं इस सवाल को। फाइंड द स्पीड ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू थीफ कार। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू थीफ कार अगर आपने को निकालनी है तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ चोर की गाड़ी। बुलेट की वेलोसिटी 570 है, चोर की गाड़ी की स्पीड 190 है, माइनस कर दे रहे होंगे 380 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा ना। ये है सवाल। लोग इसमें क्या करते हैं, 540 माइनस 190 कर देते हैं, आंसर गलत हो जा रहा होता है, क्योंकि जो स्पीड बुलेट की दी गई है तुमको मजल स्पीड दी गई है, बुलेट के पास में स्पीड ज्यादा आएगी। कैसे ज्यादा आएगी सर? अरे भाई जब बुलेट चल रही है तो वो गाड़ी के अंदर है, कार की जो स्पीड होगी वो बुलेट के पास भी ऐड होगी। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, हर जगह आ रहा होता है आपका। 3 बॉयज हैं, सवाल को पढ़ लीजिए, आपका एकदम नोट्स का ही सवाल लगेगा भी आपको, सही तो जाना पहचाना सा सवाल है। इसको क्यों प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं, इसलिए तो करा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे ए खड़ा हो गया, यहाँ पे बी खड़ा हो गया, यहाँ पे सी खड़ा हो गया, 3 पार्टिकल इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पे चल रहे हैं, एक दूसरे को इस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, दोबारा एक दूसरे को इस तरीके से फॉलो कर रहे हैं कि हमेशा एक दूसरे के पीछे बने रहें, सेम स्पीड से चलते रहें, तो कहाँ मिलेंगे? तो सबको पता है कि सर ये सेंट्रोइड पे मिलेंगे। इसकी सारी कहानी याद होगी आप लोगों को। कोई सी भी रेगुलर ज्योमेट्री के लिए दे दें, अल्टीमेटली कहाँ जाके मिलाएंगे हम लोग इनको? सेंट्रोइड पे मिलाएंगे। क्यों मिलाएंगे सेंट्रोइड पे? दोबारा वाई वी वुड मेट के सर, क्योंकि अगर सेंट्रोइड पे नहीं मिलाओगे तो अगर ये सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं तो एक दूसरे को कितना ही फॉलो कर ले सर, कभी नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि जब ए बी पे पहुंचेगा तो बी सी पे पहुंच जाएगा, सी कहाँ पहुंच जाएगा? ए पे, फिर ए कहाँ पहुंच जाएगा? बी पे। तो अगर ये उनके ट्रायंगुलर पाथ का जो पेरीमीटर है उस पर चलते रहे ट्रायंगल पे, तो ये एक दूसरे को कभी भी पकड़ नहीं पाएंगे। इनको अगर एक दूसरे को पकड़ने का है बच्चों तो क्या करना पड़ेगा? इस तरीके से घूमते हुए एक दूसरे को फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा। और सेंट्रोइड में स्क्वायर है तब भी सेंटर पे, रेक्टेंगल है सेंटर पे, पेंटागन, हेक्सागन, कोई भी रेगुलर ज्योमेट्री सबके सेंटर पे मिलाना। सर रिलेटिव स्पीड कैसे निकालें? ये एंगल कितना डिग्री दिखा है? 60। वी का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? वी को 60। अच्छा, रिलेटिव स्पीड देखना, ए की तो वी है, बी की कितनी? वी को 60। सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन? अपोजिट। क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। v प्लस वी को 60 कितना हो जाएगा? v प्लस वी बाई 2, यानी कितना हो जाएगा? 3v/2। को 60 की वैल्यू 1/2, तो ऐड कर दो 3v/2। एक चीज और बता दो दोस्तों मेरे को, रिलेटिव स्पीड आ गई, डिस्टेंस ट्रेवल कितनी करनी है? एस रिलेटिव जो है तुम्हारा वो कितना ट्रेवल करना है? दो पार्टिकल के बीच में, दोनों पर्सन्स के बीच में, तीनों लड़कों के बीच में इनिशियल स्पीड या इनिशियल सेपरेशन कितना है? d। इनिशियल सेपरेशन d है, तो टाइम बराबर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिलेटिव स्पीड आ जा रही होगी। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट d, रिलेटिव स्पीड 3v/2, तो टाइम बराबर आ जा रहा होगा बच्चों 2d/3v। ये सेम सवाल आप रेक्टेंगल के लिए कर लो, स्क्वायर के लिए कर लो, जिसका मर्जी उसके लिए कर लो। है तकलीफ तो पूछ लो, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। फिर एक और अच्छा सवाल, ये सवाल यूं बोल रहा है कि 2 बॉयज स्टैंडिंग एट एंड्स ए एंड बी ऑफ ग्राउंड वेयर ए बी बराबर ए। चलो ग्राउंड पे खड़े हुए भाई, वो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस पॉइंट्स की ए है। द बॉय बी स्टार्ट्स रनिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी। अगला आदमी बी कहाँ जा रहा है? बी जा रहा है सर परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कि ए से जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, किस स्पीड से जा रहा है बी? इधर v1 से जा रहा है, ठीक है।
फिर बॉय ए स्टार्ट्स रनिंग साइमल्टेनियसली विद वी, अच्छा ए बी जारी करता है चलना किस स्पीड से, v स्पीड से, और इस तरीके से चल रहा होता है कि वो t टाइम बाद किसको पकड़ ले, b को पकड़ ले। ये c पॉइंट पे मिल जाते मान लो। समझे दोबारा, एक लड़का a पे खड़ा है, एक b पे खड़ा है, b ऊपर गया v1 स्पीड से और a से गया v स्पीड से, तो दोनों एक जाके c पॉइंट पे मिल गए जहां पर दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया, या यूं बोल दो कि a ने b को पकड़ लिया उस पॉइंट पे जाके। बट किस पॉइंट पे, c पे। सबसे पहले मुझे यूं बताओ, ac पॉइंट ए से लेके सी तक कौन गया, एक लड़का जो ए पे खड़ा हुआ था, किस स्पीड से गया, v स्पीड से, कितने टाइम के लिए गया, t टाइम के लिए, कितना आ गया, ac का वैल्यू vt आ गया सर। जो b से c गया लड़का, वो किस स्पीड से गया, v1 से, कितनी देर के लिए सर, चलेंगे तो दोनों सेम टाइम के लिए, तभी तो एक साथ मिल पाएंगे। अभी क्या चाहिए तुम लोगों को, सर हमको तो t चाहिए। t कैसे निकाले सर, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कोई उम्मीद नजर नहीं आती है, कोई उम्मीद बन नहीं आती, ऐसे कुछ है ना यार। वो सर कुछ तो नजर आ ही रहा होगा यार, तो वही पूछ रहे तुमसे, क्या नजर आ रहा है, कुछ निकल रहा है तुमको। सर कोई उम्मीद बन नहीं आती, या कोई उम्मीद नजर नहीं आती, कुछ तो आ ही रही होगी। सर अगर इसको हम बहुत ध्यान से देखें, राइट एंगल ट्राइंगल है, मेरे को तो आ रही है, मेरे को तो पता है, तुमसे पूछ रहा हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इस तरीके से ना। AC की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर वो है BC, हाँ AC की वैल्यू कितनी है, VT का स्क्वायर सर। AB की वैल्यू कितनी है, A का स्क्वायर सर। BC की वैल्यू कितनी है, V1T का स्क्वायर सर। टाइम निकालना है, टाइम वाले एक तरफ ले लो, तो V स्क्वायर T स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर T स्क्वायर बराबर A स्क्वायर सर। तो T को कॉमन ले रहे होंगे तो इधर बच जा रहा होगा सर, T स्क्वायर बराबर A स्क्वायर अपॉन, नीचे भेज देंगे V स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, डन हो गया दोस्तों, समझे, आगे बढ़ो। तो कोई उम्मीद नजर नहीं आए तो जो समझ में आ जाए वैसे करें, क्योंकि आपको अल्टीमेटली क्वेश्चन तो बनाना ही है, और उनको उम्मीद नजर आएगी, सब कुछ आएगा, अच्छी एनर्जी आएगी। एक ही कहानी, अगर आप लोगों को सारे फॉर्मूलाज याद हैं, सारे कंसेप्ट याद है, फिंगर टिप्स पे चीज़ें हैं, तो आप लोग आसानी से इन चीज़ों को बना दे रहे होंगे। बढ़ूँ अब आगे, रिलेटिव की ओर सवाल करते हैं। ये वाला कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है। इस कंसेप्ट का तो एक ही तरीका है, इसमें क्या बोल दिया जाता है कि एक एक के पीछे है, एक एक के आगे है। अरे सर क्या बोल रहे हो आप, ये बताता हूँ। ऐसे हुआ सर, कहने का मतलब कि एक शिप है ए जो वेस्टवर्ड जा रहा है, ये अगला आदमी गया इधर VA स्पीड से 10 किलोमीटर पर आ रही है, वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ। एक शिप है B जो A से 100 किलोमीटर नीचे है, किलोमीटर नहीं, हाँ 100 किलोमीटर ही नीचे है। और वो किधर जा रहा है, वो नॉर्थ पे जा रहा है, VB। कोई दिक्कत नहीं सर। अब कोई पूछे कि इसमें 2-3 तरह सवाल आते हैं, इनकी रिलेटिव स्पीड पूछी जाती है, दोबारा इनकी कौन सी स्पीड पूछी जाती है, रिलेटिव स्पीड पूछी जाती है। उसके अलावा क्या पूछी जा रही होती है, न्यू पूछा जा रहा होता है कि सर कितनी देर बाद एक दूसरे के लिए मिलेंगे वो। और फिर एक और चीज़ पूछी जाती है सर कि उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जा रही होगी। 3 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं इसमें। दोबारा क्या पूछा जा रहा है इसमें सर, 3 तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जब भी इसे 3 तरह के सवाल पूछे जाएंगे, सबसे पहले इनकी रिलेटिव निकालेंगे। दोबारा जब भी इसे 3 तरह के सवाल पूछे जाएंगे, सबसे पहले इनकी क्या निकालेंगे, रिलेटिव। जैसे अगर अपन VAB निकालें तो VA माइनस VB करेंगे, हाँ सर। मैग्नीट्यूड अगर अपन निकालेंगे तो अच्छा, VA VB का वैल्यू तो पता होगा तुमको यार, हाँ सर। VA का वैल्यू है 10i कैप, VB का वैल्यू है 10j कैप। इनका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी कि 10√2। तकलीफ तो नहीं ना मैग्नीट्यूड में, तो ये लो पूरा लिख लो, 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर बराबर कितना दोस्तों, 10√2 किलोमीटर पर आवर। बट ये डायरेक्शन कैसी आई, वेस्ट माइनस एक का मतलब साउथ, तो कैसी आई ये डायरेक्शन, साउथ वेस्ट। तो इस वजह से एक कंसेप्ट बनता है अपना इस जगह पे। क्या कंसेप्ट बन गया सर आपका, देखो ये कंसेप्ट बनता है कि इट इज VAB, ठीक है।
इधर की तरफ आया VAB। तो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट करनी है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। डिस्टेंस शॉर्टेस्ट करनी है, क्या कर दो दोस्तों, सर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ठीक है। डी कितने डिग्री का एंगल रहेगा दोनों के बीच में, सर ये भी 10 है, ये भी 10 है, 45। चलो अभी देखना, ये 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। साइन थीटा यानी कि साइन 45 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो डी बराबर ए बी की वैल्यू तो 100 दी गई है इंटू 1/√2। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, 50√2 किलोमीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और कोई टाइम पूछे तो टी बराबर डी अपॉन वी रिलेटिव। डी की वैल्यू कितनी है 50√2, वी रिलेटिव कितना है 10√2। ओहो मजा ही आ गया, क्या सब कट गया, कितना आया टाइम 5 आवर्स। तो इसमें क्या एक दो सवाल और है आपके एनसीईआरटी में, सवाल किसी दूसरी तरीके से है। दोनों सवालों को करना, पढ़ना, इजी करना। एक दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होंगे, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना, तो पता लगेगा कि उनका रिलेटिव पाथ ना उन दोनों के बीच में ऐसे कहीं आ रहा होगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, ये भी सेम है, ये भी सेम है, एंगल 45 डिग्री निकल जाएगा। जिसका एंगल नहीं निकल रहा होगा वो यहाँ से निकाल लेगा tan थीटा बराबर y/x से, वैसे यहाँ 45 आ रहा है। फिर ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेगा डी, ये हाइपोटेनियस पहले से पता है, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आंसर आ गया सर, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब रिलेटिव पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अनदर प्रोजेक्टाइल, यानी कि 2D का जो प्रोजेक्टाइल है उन दोनों को ऐड करके एक साथ करने की कोशिश करते हैं। दो पार्टिकल्स को जब फेंका जाए प्रोजेक्टाइल मोशन पे तो ऐसे फेंका जाएगा, एक U1 ऐसे जाएगा और U2 ऐसे जाएगा। U1 जाएगा θ1 स्पीड पे, U2 सॉरी θ1 एंगल पे, U2 जाएगा θ2 एंगल पे। तो ये बनेगा सर U2 sin θ2, ये बनेगा U2 cos θ2, ये बनेगा सर U1 cos θ1 और ये बनेगा सर U1 sin θ1। चल बहुत बढ़िया। अगर आपकी U1 cos θ1 U2 cos θ2 के बराबर है, यानी कि दो पार्टिकल्स की ओरिजेंटल डायरेक्शन से की वेलोसिटी सेम है, तो ओरिजेंटल में रिलेटिव वेलोसिटी 0 आएगी। तो ओरिजेंटल पे कोई बात नहीं होगा, उनका जो पाथ होगा वो कौन सा होगा, वर्टिकल लाइन। सिमिलरली अगर उनके वर्टिकल वेलोसिटी के कंपोनेंट सेम है तो रिलेटिव पाथ कैसा हो जा रहा होगा, ओरिजेंटल लाइन। दोबारा सिमिलरली अगर उनके वर्टिकल पाथ के कंपोनेंट सेम है तो ये कैसा हो जा रहा होगा, ओरिजेंटल लाइन। कोई दिक्कत वाली बात आप लोगों को यहाँ तक में, कोई दिक्कत वाली बात आप लोगों को यहाँ तक में नहीं। इसमें कहानी और बताते हैं अब कि अगर ये दोनों पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं, दोबारा अगर ये दोनों पार्टिकल क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, तो या और भी कोई दो पार्टिकल जिनकी कोलाइड करने की, तो उनका कंबाइंड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, 0। दोनों पार्टिकल कौन सी हाइट पे होनी चाहिए, सेम हाइट पे। उनका कंबाइंड वर्टिकल वेलोसिटीज कैसी होनी चाहिए, सेम। अगर किस केस में, जब सेम हाइट से थ्रो किए गए। अगर अलग अलग हाइट से थ्रो किए गए तो सर केस अलग अलग बन सकता है। अगला, उनकी कंबाइंड मोशन जो होती है वो किस में कन्वर्ट की जा सकती है, सर दो अलग अलग वन डायमेंशंस में कन्वर्ट की जा सकती है। दोबारा किस में कन्वर्ट की जा सकती है, सर दो अलग अलग वन डायमेंशंस में कन्वर्ट की जा सकती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। तो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर। आगे बढ़ने के बाद में इसका क्वेश्चन ले रहे होते हैं पहला, दोबारा आगे बढ़ने के बाद में इसका क्वेश्चन ले रहे होते हैं पहला। चलिए ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग अपना अगला सवाल ले रहे होंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन का जो रिलेटिव की कंडीशन है उसके क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। क्या बोला गया है इस सवाल में, इस सवाल में ऐसा बोला गया है कि टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड, यानी कि दोनों को एक सेम हाइट से, कॉमन हाइट से थ्रो किया गया है। ए को यहां से फेंका गया है, बी को ऐसे फेंका गया है। बट एक कहानी है सर, एक वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है, एक एंगल किसी पे फेंका गया है। जो किसी एंगल पे फेंका गया है इसके वेलोसिटी कंपोनेंट 20 cos थीटा और इधर वाला कंपोनेंट बन जा रहा होगा आपका कितना बच्चों, 20 sin थीटा। कितना बन जा रहा होगा, 20 sin थीटा। अब आगे अगर हम बात करें इस बारे में, आपसे क्या क्या पूछा गया है। आपसे बोला गया है कि दे कोलाइड आफ्टर 0.5 सेकेंड्स, फाइंड आउट एंगल थीटा एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जब ये कोलाइड करेंगे, जब ये कोलाइड करेंगे तो इनकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, सेम टू सेम। तो क्या लिख दे रहे होंगे सर, कोलिजन की कंडीशन यही बनाते हैं ना हम लोग कि सर फॉर कोलिजन ये दोनों सेम हाइट पे होना चाहिए। अगर सेम पॉइंट से फेंके गए हैं, साइमल्टेनियसली एक साथ एक ही पॉइंट से फेंके गए हैं, तो हवा में भी कौन सी हाइट पे होंगे, सेम हाइट पर। तो फॉर कोलिजन बोथ पार्टिकल्स आर एट सेम हाइट। अगर दोनों सेम हाइट पर हैं तो हम लोग लिख देंगे कि वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पहले का बराबर वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दूसरे का। सेकंड इक्वेशन लगा दे रहे होंगे, कैसे लगा दे रहे होंगे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
तो हम लिख देंगे एस बराबर यू वाई वन टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर बराबर यू वाई टू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। अब देखो सर बात ऐसी है कि दोनों तरफ का एक्सेलरेशन सेम टू सेम होने वाला है, यानी कि कॉमन टर्म कट जा रही होगी। पहले वाले केस के लिए पार्टिकल की जो स्पीड ली गई है वो कितनी है 20 साइन थीटा, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है, इंटू टी। दूसरे वाले केस के लिए वर्टिकल स्पीड कितनी दी गई है 10 दी गई है, नहीं दी गई है, दी गई है, इंटू टी, टी से टी गया 10/20, तो साइन थीटा बराबर कितना गया 1/2। तो एंगल कितना हो गया प्रोजेक्शन का 30 डिग्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्वेश्चन को इस तरीके से बताया है अगले आदमी ने हमको कि सर टाइम तो पता है कितनी देर बाद वो कोलाइड कर रहे हैं, हाफ सेकंड बाद। ये भी पता लग गया किस साइड पे कोलाइड कर रहे होंगे, वो तो 2 मिनट में निकल जाएगी सर। ये पता लग गया किस एंगल पे फेंका गया है 30 डिग्री पे। अब क्या पता करना है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। अगर एक्स निकालना है आपको तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी कौन सी डायरेक्शन में, एक्स इंटू टाइम। मुझे यूं बताइए एक्स डायरेक्शन में तो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल एक ही वेलोसिटी ना, हाँ सर कितनी है 20 कोस थीटा, यानी कि 20 कोस 30, यानी कि 20 इंटू √3 डिवाइड बाय 2। तो u x1 का वैल्यू आ जा रहा होगा दोस्तों 10√3 मीटर पर सेकेंड। मुझे यूं बताइए क्या पार्टिकल b का एक्स डायरेक्शन में कोई स्पीड है या वेलोसिटी कुछ गिवन है क्या, नहीं सर। तो u रिलेटिव x के लिए निकालेंगे तो कितना आ जा रहा होगा 10√3 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत वाली बात। दोबारा 10√3 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बात करें, हाँ सर कर लीजिए। क्या पूछा है उसने, एक्स डायरेक्शन का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो एक्स डायरेक्शन का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकलेगा एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी 10√3 इंटू 1/2, तो वो निकल के आया सर इसका वैल्यू 5√3 मीटर। एक बार दोबारा देख लीजिए, समझ लीजिए, पूछ लीजिए कोई तकलीफ आई तो। सर ऐसे बोला गया है एक पार्टिकल को इसे 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, एक को 10 मीटर पर सेकेंड से एंगल थीटा पे फेंका गया, दोनों 0.5 सेकेंड बाद कोलाइड करते हैं तो दोनों का वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट सेम ले लिया, हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर कट गया, टाइम से टाइम कट गया। इसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 20 साइन थीटा, इसकी 10, तो साइन थीटा बराबर 1/2, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो 20 कोस 30 वैल्यूज पुट करके आंसर निकाला, वेलोसिटीज निकाली और हम लोग फाइनली पहुंचे। जब वेलोसिटीज निकाली इस डायरेक्शन में सिर्फ एक ही वेलोसिटी है बी की, 0 आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, अगला एग्जांपल हम लोगों ने इस तरीके से लिया है कि दोनों को सेम हाइट पे से ना फेंक के कुछ हाइट ऑफ डिफरेंस से फेंका गया। एक को बेस से 10 मीटर हाइट पे फेंका गया, एक को बेस से 20 मीटर हाइट से फेंका गया। तो बस मुझे यूं बता दीजिए दोनों जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेंगे, वाई डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है वो कितना होने वाला है 10 मीटर होने वाला है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, इसका डायरेक्ट कंपोनेंट आएगा जिसको लिख देंगे आप लोग 10√2 cos 45। हाँ सर, 10 की जगह 10, √2 की जगह √2, cos 45 के लिए 1/√2 कितना आ जाएगा 10। अगर इधर निकालेंगे इसी तरीके से इसका एक कंपोनेंट, इधर निकालेंगे इसका एक कंपोनेंट, तो वो कितना आने वाला है 10√2 sin 45 आएगा, तो उसकी भी वैल्यू 10 हो जाएगी क्या, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या बोला गया है, 2 पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम 2 टावर्स साइमल्टेनियसली, जैसा डायग्राम में बताया गया है। आपको वैल्यू डी पूछी गई है कोलिजन के लिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। दोबारा कोई दिक्कत इसमें नहीं। सबसे पहले ये बताओ तुम्हें क्या कोलिजन वाई डायरेक्शन में कितना करना है, तो उसके लिए डिस्टेंस पता है क्या, हाँ सर वाई डायरेक्शन में कितना चलना है हम लोगों को, रिलेटिवली दोनों पार्टिकल्स को मिला के 10 मीटर चलना है। वाई डायरेक्शन में रिलेटिवली दोनों पार्टिकल्स को मिला के कितना चलना है दोस्तों 10 मीटर चलना है। कोई पूछे कितने टाइम में चलेगा, तो सर वाई डायरेक्शन में u(y1) बराबर कितना है 10। अच्छा, u(y2) बराबर कितना है सर 0 दिया हुआ है ना, उसकी वाई डायरेक्शन ले लो, तो u रिलेटिव वाई डायरेक्शन का कितना आ जाएगा सर 10 मीटर पर सेकेंड ही आ जाएगा। चलो तो डिस्टेंस, हाँ बिल्कुल, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 10 स्पीड 10, टाइम बराबर कितना आ गया दोस्तों 1 सेकेंड। कोई डाउट वाली, कोई तकलीफ वाली, कोई भी किसी तरह की गुंजाइश आप लोगों को लग रही है तो पूछते रहिएगा, वैसे है नहीं। ये पता लगा सर वर्टिकली दोनों को 10 मीटर चलना है, क्योंकि ऑलरेडी 10 मीटर हाइट पे 20 मीटर हाइट पे दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस अगर देखेंगे तो 10 मीटर आ रहा होगा इस तरीके से, और ये जो 10 मीटर डिस्टेंस आ रहा होगा इसको ट्रेवल करने में आपको 1 सेकेंड लगेगा। अब रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो इस डायरेक्शन की, तो u1 माइनस u2 दोनों सेम डायरेक्शन में अपोजिट में, तो अपन तो सीधे कंसेप्ट लगाएंगे, जोड़ दो सर, 10 + 10 कितना आ जा रहा होगा सर 20 मीटर पर सेकेंड। d निकालना है तो d बराबर u रिलेटिव ऑफ x डायरेक्शन का इंटू टाइम इंटरवल, तो d बराबर 20 इंटू 1, यानी कि कितनी डिस्टेंस है भैया 20 मीटर है सर। दोबारा कितनी डिस्टेंस है दोस्तों 20 मीटर है सर।
चलिए आगे बात करते हैं, अगले कंसेप्ट पे चलते हैं हम लोग। रिलेटिव मोशन के दो मेजर कंसेप्ट बचे हुए हैं अब लोग, एक बचा हुआ है रेनमैन प्रॉब्लम, एक बचा हुआ है रिवरबोर्ड प्रॉब्लम। पढ़ लेते हैं, सवाल देख लेते हैं कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं। तो रिवरमैन प्रॉब्लम के क्वेश्चंस करने का एक बहुत आसान तरीका है। रिवरमैन प्रॉब्लम में से बोला गया व्हेन रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे दिया गया है। और अगर इस केस में इफ वेलोसिटी ऑफ रेन इक्वल टू 0 देन क्या होगा सर? अगर वेलोसिटी ऑफ रेन इक्वल टू 0 दे दी गई ना आपको, तो इसका मतलब ये निकल कर आ रहा होता है, इसका मतलब ये निकल कर आ रहा होता है कि आप उस बारिश में खड़े भी होंगे, उस रेन में खड़े भी होंगे, तो हमको अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करना पड़ेगा वर्टिकली, हमको उसमें कोई डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है। इस केस में तो VRM किसके बराबर आ रहा होगा? VR के बराबर ही आ रहा होगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से कुछ नहीं होता है, जब रेन वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रही हो, आदमी हॉरिजॉन्टली ऐसे चलने लग जाए, तो फिर VRM कैसे निकालोगे दोस्तों? सर VRM बराबर VR माइनस VM लिखेंगे हम। VR के लिए लिख देंगे VR J कैप माइनस J कैप माइनस J कैप, माइनस VM के लिए लिख देंगे I कैप। दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, ये बना माइनस VR J कैप माइनस VM I कैप, यानी कि जब अपन रिजल्टेंट निकाल रहे होते हैं, चीजें निकाल रहे होते हैं, तो ये कहाँ से लेते हैं सर? ये हम लोग फाइनल आंसर से लेते हैं। VR इधर ही डाउनवर्ड माइनस का, VM किसे लिखना पड़ेगा? ऐसे माइनस VM आएगा सर हमारा। तो ये कौन हो जा रहा होगा तुम्हारा? VRM आ जा रहा होगा। और ये एंगल कौन हो जा रहा होगा बच्चों? तुम्हारा थीटा हो जा रहा होगा। कोई दिक्कत तुम लोगों को इस तक में नहीं। अगर तुमको इसमें कुछ वैल्यूज निकालनी, कुछ कहानी करनी है, तो क्या टेन थीटा की वैल्यू दिख रही है क्या इस राइट एंगल ट्रायंगल में? हाँ सर दिख रही ना। परपेंडिकुलर कौन? VM अपॉन बेस कौन? VR। दिक्कत डाउट है, कोई तकलीफ तो पूछ लीजिए। और अगर आपसे यहाँ से VRM पूछा जाए, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए, तो किसी को तकलीफ इसका मैग्नीट्यूड निकालने में? मेरे हिसाब से तो किसी को भी नहीं होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस पढ़ते हैं। व्हेन रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल, जब भी ऐसा केस दिया जा रहा होगा, वर्टिकल से किसी एंगल थीटा को ऐसे लिए लेने का हमेशा VR, ये एंगल थीटा, ये कौन दोस्तों? VM। इसका कंपोनेंट VR का ये कितना हो जाएगा? VR cos थीटा। ये वाला कितना हो जाएगा? VR sin थीटा। वेलोसिटी ऑफ रेन का वेक्टर वैल्यू लिख के बताना, वेक्टर कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म लिख के बताना। VR बराबर सर VR को, सॉरी दोस्तों, ये VR sin थीटा लिखा गया, ये VR cos थीटा लिखा गया। इधर एंगल बनाया ना तुमने, तो उसको तो VR sin थीटा लिखोगे ना ऊपर वाले को परपेंडिकुलर, हाँ, और इसको क्या लिखेंगे? VR cos थीटा। तो VR की वैल्यू कितनी बन जा रही होगी वेलोसिटी ऑफ रेन? सर VR sin थीटा तो बन रहा है I कैप का, प्लस VR cos थीटा दिख रहा है हम लोगों को किसका? माइनस J कैप का। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं, है ना। अब तुमसे क्या पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चंस में? सर हमसे VRM पूछा जाता है वैसे तो VRM बराबर क्या लिखेंगे? VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर। VR की वैल्यू लिखी VR sin थीटा प्लस VR cos थीटा माइनस का J कैप। अच्छा VM की वैल्यू दिख रही है क्या आपको? हाँ सर VR sin थीटा माइनस VM, ये तो हो जाएगा सर I कैप का। अगर नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को यहाँ से, तो पहले पूरी वैल्यूज लिखना कि सर VR sin थीटा तो है I कैप का, माइनस VR cos थीटा है J कैप का, प्लस VM है I कैप का। माइनस क्यों लगाया? इसकी वजह से माइनस लग गया। तो अगर हम इस बात को आगे बढ़ाएं, तो यहाँ से VRM बराबर कितना आया सर? VR sin थीटा माइनस VM, I कैप वाले एक साथ लिख देंगे, माइनस VR cos थीटा J कैप। कोई दिक्कत यहाँ तक में? मुझे नहीं लगता आप लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत होगी यहाँ पे। अब इसमें एक चीज़ अगर आप लोगों से और पूछ ली जाए और बता दी जाए, क्या बता दी जाए और क्या पूछ ली जाए सर? यहाँ पे अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए और बता दिया जाए कि इफ रेन ऐसे आ रही थी, आपने हॉरिजॉन्टली चलना स्टार्ट किया, तो इफ रेन अपीयर्स टू फॉल, रेन कैसा फील हो? रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउन। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, इसका मतलब कि रेन का VRM के पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट है? वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि कौन कंपोनेंट है? J कैप। I कैप तो कितना हो जा रहा होगा? 0 हो जा रहा होगा, यानी कि क्या हो जाएगा सर? VR sin थीटा माइनस VM बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से sin थीटा बराबर VM अपॉन VR आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात आप लोग को इसमें नहीं ना? कोई दिक्कत वाली बात आप लोगों को इसमें है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब सर आपने बोल दिया कि इफ रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउन, यानी कि VR sin थीटा माइनस VM किया, तो sin थीटा बराबर क्या आएगा? VM अपॉन VR।
तो अगर आपसे कोई पूछे कि VRM के पास कौन बचा है या उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो सर उसके पास ओनली एंड ओनली VR cos थीटा बचा है, इसके अलावा तो कोई बचा ही नहीं, क्योंकि आपने बोला कि वर्टिकली डाउनवर्ड है तो यही कंपोनेंट आएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। तो VR की जगह VR, cos थीटा की जगह लिख दिया √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत वाली बात? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 वहां से ये, तो यहाँ से VRM बराबर कितना आ गया, VR की जगह VR √1 माइनस VM स्क्वायर अपॉन VR स्क्वायर। VR स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे कॉमन तो VR आएगा, तो VR से VR कट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं था, इसका मतलब VR स्क्वायर माइनस VM स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक में आप लोगों को? नहीं ना। अब इसे कंसेप्ट देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। पहला सवाल ऐसे बोला गया, अ मैन एट रेस्ट ऑब्जर्व द रेन फॉलिंग वर्टिकली। आदमी रेस्ट में है, उसने ऑब्जर्व किया कि रेन ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रही है। व्हेन ही वॉक्स एट 4 किलोमीटर पर आवर, जब वो 4 किलोमीटर पर आवर पे चलता है। तो क्या तकलीफ हो रही है? ही हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट एन एंगल 53 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। ये वाली बात बनी या नहीं बनी? यानी कि ये VRM आया नहीं आया, माइनस VM इधर बनेगा नहीं बनेगा? अरे आया समझ में तुमको? अभी क्या ना कि अगर आदमी रेस्ट में है और रेन वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है तो छाता ऐसे पकड़ना पड़ता है। अभी नहीं केसेस में हम सीख रहे हैं कि जब आपने देखा होगा, जब आप गाड़ी चलाने लगते हैं, बाइक पे चलते हैं या खुद भी पैदल चलने लगते हैं, बाईसाइकिल चला रहे होते हैं, तो आप देखते हैं कि हमको रेन सामने से आती हुई फील होने लग जाती है अचानक से। तो अपन ने कंपोनेंट निकाल के बताया VRM ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि VRM लिखते हैं तो VR माइनस VM लिख देते हैं, रिजल्टेंट इधर बन के आता है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरा एक सवाल है यहाँ पे आप लोगों से, ये तो कहानी निकल के आ गई तुम लोग कि हाँ से ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ऐसा वो क्यों हो रहा है? क्योंकि सर हम जैसे जैसे अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं ना, वैसे वैसे रिलेटिव वेलोसिटी VRM का एंगल बढ़ता चला जा रहा है। इस वजह से धीमे बाइक चला रहे हो तो सामने से, मतलब रेस्ट में तो ऊपर से आ रही है, धीमे धीमे बाइक चलाने लगे सामने से आने लगी, बाइक की स्पीड बढ़ाने लगे और सामने से आने लगी, और स्पीड बढ़ाने लगे और सामने से आने लगी। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती चली जाएगी और ज़्यादा सामने से वो आने लग जा रही होगी। दैट इज़ द रीज़न, यही कारण है दोस्तों कि चलती हुई बाइक पे आपको पानी की सीटें एकदम ऐसे सामने से ऐसा लगता है कि कोई मार रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखना, ये VR ये VM अपन को सबका रिलेशन निकालना है। उसने फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स पूछा है, VR पूछा है। अपन ने याद है टेन थीटा बराबर क्या लिखते हैं बच्चों? हाँ सर, परपेंडिकुलर जो कोई कौन है VM अपॉन बेस जो कि कौन है VR। 1053 की वैल्यू किसी को याद है क्या? मुझे तो याद है, जहाँ तक मुझे लगता है 4/3 होती है। VM का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों? VR। तो 4 से 4 कट गया, तो VR बराबर कितना आ गया? 3 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। 1053 की वैल्यू 4/3 लिखी, 4 से 4 कट गया, VR बराबर 3 बच गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल, VRM और VR को बहुत बेसिक से तरीकों से करके दिखाना है हमको। एक आदमी है जो हिल पे जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन दिया हुआ है हमको 2ik प्लस 3j। कोई दिक्कत वाली बात इससे नहीं है। ही फील्स दैट रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन कितनी बता रखी है? 4 माइनस jk। आगे बात करते हैं, अगर वो इफ ही रन्स डाउन हिल विथ सेम स्पीड फाइंड VRM। तो सर सबसे पहले हमको आदमी की स्पीड पता है कि वो हिल पे कैसे चढ़ रहा है। हमको ये भी पता लगा जब वो हिल पे चढ़ रहा है, इस तरीके से पहाड़ी पे जा रहा है, तो उसको रेन ऐसे आती हुई फील हो रही है। तो क्या यहाँ से अपन वेलोसिटी ऑफ रेन निकाल सकते हैं क्या? मुझे तो लगता है निकाल सकते हैं। VRM बराबर VR माइनस VM दोस्तों। तो VR बराबर कितना आ जा रहा होगा? VRM प्लस VM। VRM प्लस VM में अगर आप VRM का वैल्यू लिख देंगे तो माइनस का 4j लिखेंगे बच्चों, प्लस VM का वैल्यू लिखेंगे तो 2ik प्लस 3j लिखेंगे दोस्तों। तो यहां से VR बराबर क्या लिख दें? 2ik माइनस j मीटर पर सेकेंड, 2ik माइनस j मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए फिर, आगे बढ़ जाइए फिर। अब क्या हुआ? व्हेन मैन रन्स डाउन द हिल, मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी में जाने लग गया, उसके अपोजिट, उसके अपोजिट। अरे अगर ऐसे पहाड़ है और ऐसे ऊपर जा रहा था तो अब तो ऐसे आ रहा है ना,
तो इस केस में, नए केस में वेलोसिटी ऑफ मैन कैसे लिखेंगे सर? माइनस लिख दो पूरे का ही। कोई दिक्कत वाली बात? समझे या नहीं समझे? जब वो नीचे आएगा तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलने लग गया ना, यानी कि अपोजिट वेक्टर हो जाएगा ना उसके वेलोसिटी का। तो माइनस का 2ik प्लस 3j वी आर पता ही है आप लोगों को। अब वी आर एम निकालना है, तो वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर। वी आर की वैल्यू 2ik माइनस j माइनस वी एम की वैल्यू तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे सर। तो ये आ गया सर 2 + 2 4ik प्लस 2j, इधर लगा देंगे मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो खत्म करते कहानी को। वैसे इससे ज़्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं, ये बहुत आसान सी कहानियाँ बनती है। इसके क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस के फॉर्म पे करते हुए चल रहे हैं। अगले सवाल को देखते हैं। एक बहुत बढ़िया सवाल दिया गया है, रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। चलो सारी कहानी अपन खुद ही बना देते हैं। भाई ने बोला कि रेन ड्रॉप्स आ रही है 30 डिग्री पे वर्टिकल से, वी आर, और इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। ओह क्या बात है, आगे बढ़। तो अ मैन मूविंग हॉरिजॉन्टली फील्स दैट वेलोसिटी ऑफ मैन ऐसे है, उसको फील हो रहा है कि वी आर एम ऐसा आएगा। तो सर वी आर का इधर कंपोनेंट बनेगा एक, किसी को तकलीफ नहीं आ रही है तो वी आर कोस 30। तो वी आर एम बराबर, मुझे लगता है मैं वी आर कोस 30 लिख सकता हूँ। वी आर की वैल्यू मेरे को 20 है, कोस 30 के लिए मेरे को √3/2 पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से वी आर एम में 10√3 पुट कर सकता हूँ, मीटर पर सेकेंड मेरा आ जाएगा। दोबारा देख लीजिए, रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग एट एन एंगल 30 डिग्री। रेन ड्रॉप को जब 30 डिग्री पे आ रही थी तो एक पर्सन ने इसे हॉरिजॉन्टली मूव करना स्टार्ट किया, तो उसको फील हुआ कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, यानी कि ये वी आर एम आ रहा है। तो वी आर कोस 30 बराबर वी आर एम। तो ऐसे कुछ करके कहानी आ गई। आगे अगर हम बात करें तो वी एम कैसे निकालेंगे? अरे सर ये बहुत आसान है। क्या? वी आर का उधर कंपोनेंट कितने आने वाला है? वी आर साइन 30 बराबर वी एम। वी आर का वैल्यू 20 इंटू 1/2 बराबर वी एम। तो वी एम बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। ये लो वी आर एम भी आ गया, वी एम भी आ गया। इससे आसान कंसेप्ट तुमको कुछ आने वाले हैं नहीं, बहुत इजी चीज़ें चल रही है। अब अपन आगे चलते हैं, अगले टॉपिक्स की बात करते हैं। इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा, इनकी सारी चीज़ें लगाइएगा। बहुत कोई टफ सवाल आपके पास बचेगा नहीं लगाने के लिए। फिर भी तकलीफ आएगी तो पूछते रहना, हम लोग आपस मिलते रहेंगे समय समय पे भी नीट के एग्जाम से पहले, तो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवर बोट प्रॉब्लम्स। रिवर बोट प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन अच्छे हैं, इसके सवाल लगातार पूछे गए हैं, क्योंकि रेनमैन प्रॉब्लम के क्वेश्चन फिर भी कम आए हैं, बट यहाँ से सवाल ज़्यादा आए हैं। तो देखो रिवर बोट प्रॉब्लम में दो तरह की कहानी रहेगी, या तो रिवर बोट ले लेंगे या रिवर मैन ले लेंगे। बोट की जगह कई बार मैन भी यूज किया जा रहा होगा, ठीक है। मैन मतलब वो जो स्विम कर रहे हैं, स्विमर। इसमें दो केस रहते हैं सर, एक तो अपन रिवर फ्लो की तरफ या रिवर फ्लो के अपोजिट मूव करें, यानी कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब जिधर रिवर फ्लो कर रही है उसको डाउन स्ट्रीम, और रिवर फ्लो के अगेंस्ट की डायरेक्शन को क्या बोल देंगे? अप स्ट्रीम। जैसे कि अगर ऐसे नदी बह रही है इधर, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, यानी कि इधर तो आएगा आपका डाउन स्ट्रीम, और अगर आप ऐसे चल रहे हो तो इसको क्या बोल दे रहे होंगे हम लोग? अप स्ट्रीम बोल दे रहे होंगे। तो समझे ये वाली कहानी? तो बिल्कुल समझे होंगे मेरे हिसाब से आप लोग। अब आपने बोला कि ये डाउन स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम है, तो कैसे कैसे स्विम कर सकते हैं? तो जब स्विमर स्विम्स अलोंग द रिवर करंट, तो लेट सपोज इसमें भी दो केस बनाएंगे। लेट सपोज व्हेन स्विमर स्विम्स डाउन स्ट्रीम। कैसे स्विम कर रहा है अगला आदमी? डाउन स्ट्रीम। तो देखना बहुत ध्यान से, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन ले लो या वेलोसिटी ऑफ बोट ले लो, तो वीएम ले सकते हो या वी भी ले सकते हो। तो जो रिलेटिव स्पीड लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? वीएम प्लस वी आर लिखेंगे ना। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्यों नहीं सर? मान लो मैं या बोट जिससे भी आप जा रहे हो वो 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है और रिवर 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है, तो हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी? 15 मीटर पर सेकंड। दूसरा, व्हेन स्विमर स्विम्स अप स्ट्रीम, मतलब रिवर फ्लो के कैसे चले अगला आदमी? अगेंस्ट। तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर भाई, ये वेलोसिटी ऑफ मैन, तो वी रिलेटिव कैसे आ जा रहा होगा बच्चों? वी एम माइनस
वी आर। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। तो इस केस में कम टाइम लगता है डिस्टेंस कवर करने में, उस केस में ज़्यादा टाइम लगता है। सवाल लेते हैं इसका एक बहुत अच्छा सा, सवाल ऐसे लेते हैं पहले एग्जाम्पल के फॉर्म में। क्वेश्चन आपको दिया गया वेलोसिटी ऑफ रिवर 2 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी ऑफ मैन 5 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड टाइम टू कवर अ डिस्टेंस, कितना ले ले, 10 मीटर अलोंग रिवर करंट या रिवर फ्लो भी बोल सकते हैं हम उसको, व्हेन मैन स्विम्स। पहला डाउन स्ट्रीम, दूसरा अप स्ट्रीम। इसका इससे अच्छा वाला सवाल अगला करेंगे हम लोग। ये बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन के बेसिस पे मैंने आपको दिया कि बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले लीजिए बच्चों, सर जब डाउन स्ट्रीम की बात करोगे ना आप, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है वी रिलेटिव बराबर वी एम प्लस वी आर, मतलब कितना बच्चों, 7 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वी रिलेटिव। तो डाउन स्ट्रीम के केस में टाइम आएगा, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, 10 मीटर की, अपॉन वेलोसिटी कितनी है, 7, 10/7 सेकेंड। चलो अब अप स्ट्रीम में चलो। सर जैसे ही आप अप स्ट्रीम में जाओगे तो वी रिलेटिव के साथ एक कहानी हो जाएगी। 5 + 2 की जगह कितना आ जाएगा बच्चों, 5 - 2 आ जाएगा, यानी कितना मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड। तो T1 बराबर कितना बच्चों, D/V रिलेटिव। T बराबर D/V रिलेटिव हो जा रहा होगा, तो 10 कितना बच्चों, 3। तो 10/3 क्या, सेकेंड्स। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक में आप लोगों को नहीं। अगला सवाल लेते हैं जिसको हम बहुत इंटरेस्टिंग, अच्छा ऐसे कुछ बता रहे हैं बार बार। तो सवाल को पढ़ने पे ये पता लगा है दोस्तों कि एक बोट है जो मूव कर रही है अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर बिटवीन 2 फिक्स्ड पॉइंट्स A एंड B। ये पॉइंट A और B के बीच में एक बोट मूव कर रही है, डिस्टेंस D ले ली, टाइम T1 लिया जब वो डाउन स्ट्रीम जा रही है। तो सर डाउन स्ट्रीम का केस तो हमको पता है कैसे होता है। डाउन स्ट्रीम का केस, डाउन स्ट्रीम में टाइम लगता है T1 बराबर D/V रिलेटिव। वी रिलेटिव लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। यहां से VB प्लस VR बराबर क्या बन जाएगा बच्चों, D/T1। इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में बोला गया एंड टेक्स T2 टाइम व्हेन गोइंग अपस्ट्रीम। और कितना टाइम लेती है जब ऊपर जाती है, तो अपस्ट्रीम जाती है तो T2 टाइम लेती है। T2 टाइम कितना होगा दोस्तों, T2 बराबर D/VB प्लस VR या VB माइनस VR। सर अपस्ट्रीम में तो अगेंस्ट चल रहे हो, VB माइनस VR आएगा। यहां से VB माइनस VR की वैल्यू कितनी दिख जा रही होगी सर, D/T2 दिख जा रही होगी। इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, अब देखना बहुत ध्यान से। इक्वेशन 1 + 2 करेंगे तो VB प्लस VB कितनी हो जाती, देखो VB प्लस VR प्लस VB माइनस VR बराबर D/T1 प्लस D/T2। VR कट गया, ये हो गया 2VB। D कॉमन ले लिया दोस्तों, 1/T1 प्लस कितना बच गया, अरे 1/T2 बच गया भाई। अब आगे देख रहे होंगे तो VB की वैल्यू आ जा रही होगी, VB बराबर D/2 इंटू ये आ जा रहा होगा सर T1 प्लस T2 /T1 T2। अब क्या पूछा अगला आदमी ने, What time it will take in still water to cover the distance equal to AB। शांत पानी में वेलोसिटी ऑफ रिवर 0 हो जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब वो बात कर रहा है सर वेलोसिटी ऑफ बोट के बारे में। तो फाइनली टाइम इन स्टिल वाटर बराबर डिस्टेंस अपॉन किसकी वेलोसिटी बच्चों, बोट की वेलोसिटी। डिस्टेंस तो वही रहेगी, बोट की वेलोसिटी D/2। ये नीचे चला जाएगा T1 प्लस T2, तो T1 T2 कहाँ आ जा रहा होगा, ऊपर आ जा रहा होगा। D से D कट गया, 2 ऊपर चला जा रहा होगा, तो 2T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। तकलीफ नहीं है ना, चलिए गुड। अगले सवाल पे चलते हैं यार हम। क्या हुआ सर, पहले बोट डाउन स्ट्रीम जा रही थी, VB प्लस VR बराबर D/T1। अप स्ट्रीम जा रही थी, VB माइनस VR बराबर D/T2। दोनों को ऐड कर दिया, यहां से वैल्यूज निकाल ली VB की, फिर टाइम निकाल लिया D/VB करके। आगे बढ़ जा रहे होंगे, आगे बढ़ने पर बहुत ध्यान से अगर हम लोग चलने वाले हैं तो आगे बढ़ने पर सर हमारे साथ कुछ कहानियां होने वाली है,
वो कहानियाँ कैसी चलने वाली उसके बारे में बात कर लेते हैं। सर सबसे पहले तो देखो एक बात निकल कर आई कि अब रिवर में कैसे फ्लो करे। तो रिवर में दो चीज़ें होती है, टू क्रॉस द रिवर। दोबारा, रिवर में क्या होती है, दो चीज़ें होती है रिवर को क्रॉस करना। रिवर को क्रॉस करने के दो तरीके हैं। दोबारा, रिवर में दो चीज़ें होती है, क्रॉसिंग द रिवर, टू क्रॉस द रिवर। रिवर को क्रॉस करने के दो तरीके सर, टू क्रॉस द रिवर। चलो, जब अपन रिवर क्रॉस करने की बात करते हैं तो दो तरीके से रिवर क्रॉस होगी, इन शॉर्टेस्ट टाइम, इन शॉर्टेस्ट टाइम। दूसरा मिलेगा सर इन शॉर्टेस्ट पाथ, दूसरा होगा सर इन शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट टाइम में कैसे होगा और शॉर्टेस्ट पाथ में कैसा होगा वो समझाते हैं। तो सबसे पहले लेंगे शॉर्टेस्ट टाइम का। जब भी आपसे बोला जाए ना शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर क्रॉस करनी है तो आप लोगों को सबको पता है कि सर ऐसे जाना पड़ेगा। क्यों? कोई बोले सर सीधे चलो ना, भाई सीधे जाएगा तो रिवर वेलोसिटी ऐसी होगी जो तेरे को सीधे की जगह ऐसे धकेलते धकेलते यहाँ पहुंचा रही होगी। सर ऐसे जाने से क्या होगा, ऐसे जाने से ऐसा होगा रिवर वेलोसिटी तुमको ऐसे धकेलते धकेलते यहाँ पहुंचा देगी। तो अल्टीमेटली कैसा चलना चाहिए सर, सीधे नहीं जाना चाहिए। अगर अपन को शॉर्टेस्ट पाथ में कवर करना है, इसका मतलब कि पॉइंट ए से स्टार्ट करके एग्जैक्टली पॉइंट बी पे पहुंचना है, तो इस केस पॉइंट बी से स्टार्ट करके एग्जैक्टली पॉइंट ए पे पहुंचना है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले तो हम लोगों की डायरेक्शन जो होगी वो कैसी होनी चाहिए, वो डायरेक्शन स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए। दोबारा, वो डायरेक्शन स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए। वेलोसिटी ऑफ बोट ऐसी आनी चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसी आ जा रही होगी क्या? बिल्कुल सर। अब अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल को बहुत ध्यान से देख रहे हैं आप, कोई भी वैल्यू निकालना चाहें तो सर हमारे पास एक ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल बना है ये, जिसमें ये एंगल थीटा है सर, ये साइड है VBR, ये साइड है VB, ये साइड है VR। तुमसे अब जो पूछ ले वो, जैसे वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर पूछ ले तो कितना लिखेंगे, √VB² माइनस VR²। अरे सर क्या कर रहे हो, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ना, वेक्टर फॉर्म नहीं लगा पा रहे तो इससे ज़्यादा आसान क्या बनाओगे। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाऊं सर। एक चीज और बताओ, ये जो थीटा आया इसमें पूछेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्लो पूछेगा वो तुमसे। डायरेक्शन ऑफ क्या पूछेगा बच्चों? फ्लो पूछेगा। टाइम वाइम तो तुम निकाल ही लोगे अब यहाँ से। किसी को टाइम से दिक्कत है क्या? मिनिमम टाइम कितना लगाएंगे? T बराबर D अपॉन VBR √VB² माइनस VR²। डायरेक्शन ऑफ फ्लो पूछेंगे तो दो तीन तरफ से पूछेंगे। अगर उसने पूछा डाउन स्ट्रीम से, डाउन स्ट्रीम समझते हो क्या सर? हाँ सर, इसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो 90 + थीटा ये हो जाएगी अपनी डाउन स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम किसको बोलते हैं सर? रिवर फ्लो ऐसे दिया हुआ है तो अप स्ट्रीम इसके अगेंस्ट यानी कि इधर वाली हो जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम में कितना है एंगल? 90 + थीटा है डाउन स्ट्रीम से एंगल। अच्छा, कोई पूछे अप स्ट्रीम से कितना है एंगल? अगर किसी ने अप स्ट्रीम से एंगल पूछा तो देखो कितना है, 90 - थीटा है मेरे हिसाब से। अप स्ट्रीम से ये थोड़ा ना लेंगे एंगल तो ये लेंगे ना अप स्ट्रीम से, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 90 - थीटा। चलिए, उसके बाद में कोई पूछे डायरेक्शन फ्रॉम परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। जैसे ही परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो बोला तो रिवर फ्लो ऐसे चल रही है, ये परपेंडिकुलर है, कितना एंगल बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है सर, सीधे सीधे। कोई दिक्कत वाली बात किसी को? नहीं सर, 1% नहीं। अगले कंसेप्ट पे चलेंगे फिर हम लोग, दोबारा अगले कंसेप्ट पे चलेंगे फिर हम लोग। उस अगले कंसेप्ट पे चलने से पहले एक बार तो शॉर्टेस्ट टाइम में कवर किया तुम लोगों ने, दोबारा एक बार तो शॉर्टेस्ट टाइम में कवर किया तुम लोगों ने, दूसरी बार किस में कवर करोगे सर? दूसरी बार हम लोग करेंगे शॉर्टेस्ट पाथ में। शॉर्टेस्ट पाथ की जब भी हम बोलते हैं ना, सॉरी, शॉर्टेस्ट पाथ में कवर किया, दूसरी बार करेंगे हम शॉर्टेस्ट टाइम में। जैसे हम शॉर्टेस्ट टाइम की बोलते हैं ना सामने वाले से, वो भाई क्या करता है कि सर ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, तो ऐसे तो नहीं चल सकती, ये तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए आता है। शॉर्टेस्ट टाइम के लिए हमेशा और हमेशा ऐसे ले लेना। कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे ले लो, अरे अगर तुम ऐसे लोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से तुम्हारा ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला जा रहा होगा यार, डिस्टेंस, तुम्हारी ड्रिफ्ट ज़्यादा आएगी। तो इसलिए मेरा मानना है, इसलिए मेरा क्या मानना है, वो करते ही हुए आ रहे हैं कि जब भी टी मिनिमम बोले तो D अपॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेने का है, एकदम इधर जाने का ही नहीं है।
और ये VBR निकल के आ जा रहा होगा तुम्हारा। ड्रिफ्ट बराबर क्या हो जा रहा होगा, ड्रिफ्ट बराबर हो जाएगा सर AC बराबर VR इंटू टी मिनिमम, कोई टी मिनिमम की वैल्यू भी पूछता है तो VR इंटू D/VB, कोई दिक्कत नहीं। सवाल देखते हैं, देखो इसके बहुत आसान आसान क्वेश्चंस को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम पहला सवाल इसका अब अगला लेते हैं, तो अगला सवाल यूं बोल रहा है कि सर एक स्पीड है स्विमर की स्टिल वाटर में, वेलोसिटी ऑफ मैन 20 मीटर पर सेकंड दिया गया है, इस वेलोसिटी ऑफ रिवर 10 मीटर पर सेकंड दिया गया है। रिवर ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है, वो साउथ बैंक पे खड़ा हुआ है। डायग्राम बना लो भाई ऐसे करके, इधर ईस्ट है, ये साउथ बैंक पे खड़ा हुआ है, वो मान लो किसी पॉइंट ए पे। वहां से अगले आदमी को रिवर क्रॉस करनी है अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, तो किस एंगल पे उसको जाना चाहिए, नॉर्थ से, मतलब ऐसे जाना है उस अगले आदमी को बी पॉइंट पे। नॉर्थ से एंगल पूछा है, इसका मतलब उसने एंगल कहाँ से पूछा है, विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ पूछा है। तो ये भी अपन ने तुमने 3 कंसेप्ट लिखे ना, डाउन स्ट्रीम पूछा, अप स्ट्रीम पूछा या परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो पूछा। सर जब उस आदमी ने ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट पूछी है, तो नॉर्थ से पूछने का मतलब हो गया परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए कैसे चलेंगे हम लोग, अब जल्दी जल्दी चीजें बताते चलो। सर ऐसे चलना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन, ये कौन हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। सर साइन थीटा कितना दिख रहा है आपको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, रिवर वेलोसिटी 10, वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है 20, तो साइन थीटा बराबर कितना है 1/2। तो थीटा साइन थीटा बराबर कितना है, साइन थीटा इक्वल टू कितना आया 1/2। तो यहाँ से एंगल बराबर कितना डिग्री आ गया दोस्तों, 30 डिग्री। जब तुम्हारा एंगल 30 डिग्री आ गया तो ये 30 डिग्री कहाँ से आया, नॉर्थ से किधर की तरफ आया दोस्तों, वेस्ट की तरफ। ये थीटा 30 डिग्री इधर नॉर्थ था, नॉर्थ से किधर की तरफ गए हो, वेस्ट की तरफ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो फिर भी है तो पूछेंगे आप लोग, सही है ना, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है, द विड्थ ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर, ठीक है सर लिख लिया। वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है सर लिख लिया। शॉर्टेस्ट टाइम में विड्थ ऑफ रिवर जो कंप्लीट कर जा रही है वो 15 मिनट्स में कर जा रही है। देन वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम इज, द बोट कवर्ड द विड्थ ऑफ रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम 15 मिनट। ऐसे सर, ऐसे ऐसे सर, ऐसे ऐसे आप ऐसे जाना चाहते थे क्या, बिल्कुल है ना। वेलोसिटी ऑफ बोट और वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐसे सर, आपका इधर की तरफ ना VBR आ जा रहा होगा सर। तो सर इसके बाद में क्या किया जाए, क्या चेक किया जाए, आप पूछा गया है देन द वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम इज। तो सर सबसे पहले तो अपने को टाइम निकालना पड़ेगा कि हम लोग कितनी देर में क्रॉस कर चुके हैं। दोबारा टाइम निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो टाइम तो हमको पता है ना, टी मिनिमम कितना दिया हुआ है, हाँ सर 15 मिनट दिया हुआ है, यानी कि 1:4 आवर दिया हुआ है। चलो टी मिनिमम का फॉर्मूला अगर तुम लोगों को याद है, टी मिनिमम का फॉर्मूला अगर तुम लोगों को याद है, नहीं याद है तो मैं सिखा सकता हूँ, डी बाय वेलोसिटी ऑफ बोट। सर वेलोसिटी ऑफ बोट भी पता है हम लोगों को, टी मिनिमम भी पता है हम लोगों को, तो निकालना क्या है फिर तुम लोगों को यार, सीधे सीधे। सर हम लोगों को तो वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम पूछी गई है, तो सर वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम निकालने में किसी को कोई तकलीफ है तो मुझसे पूछ लो, नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका मैं लॉजिक बता देता हूँ तुमको। सर जब हमको टाइम बोला गया ना, जब हमको टाइम बोला गया है ना, शॉर्टेस्ट टाइम, तो हमने बोला कि टाइम का फॉर्मूला तुम लगाओगे तो है ना डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ बोट लगाओगे, बट वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर लिखेंगे जब हम यहाँ पे, तो डी का वैल्यू 1 दिया गया, टाइम 1/4 दिया गया, नहीं VBR का वैल्यू, VBR तो है ही नहीं ना यार तुम्हारे पास, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई। तो यहां से निकालेंगे सर हम VBR, और VBR जब निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टी लिख दे रहे होंगे। डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, टाइम 1/4 है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर तुम्हारा 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब क्या हो रहा है सर, देखो बहुत ध्यान से अगर हम समझने की कोशिश करें, VB है, VBR है, VR है, तो क्या निकलेगा, VB बराबर 5 किलोमीटर पर आवर दिख रहा है सर हमको, सर VBR हमारा 4 किलोमीटर पर आवर दिख रहा है हमको, तो सर हमारा VR बराबर कितना आ जा रहा होगा, सर 3 किलोमीटर पर आवर आ जा रहा होगा। कैसे निकाल दे रहे होंगे सर, क्या होता है कि ये आपने इधर चले तो सही, आप चलने के लिए जब उसने डी मिनिमम की बात करी हुई है हम लोगों से, जब उसने हमसे टी मिनिमम की बात करी हुई है,
तो हम लोगों को दोबारा उसने जब आपसे टी मिनिमम की बात करी हुई है तो टी मिनिमम के लिए आपने इसको ऐसे वी भी बता रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक में। वेलोसिटी ऑफ बोट 5 किलोमीटर पर आवर दे दिया, ये वाला कंपोनेंट तुम्हारा 4 किलोमीटर पर आवर आया अलोंग द रिवर वाला, ये उसने अगले आदमी ने 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ था तुमको, तो 5 - 4 कर दे रहे होंगे, सीधे सीधे कितना आ जा रहा होगा 3 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जा रहा होगा पाइथागोरस थ्योरम से लगाते हुए चलेंगे तो। चलिए अगले सवाल पे चढ़ेंगे इसके बाद में। तो उसमें ऐसा बोला गया कि एक पर्सन है जो स्विम करता है रिवर में, एम करता है एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन पे पहुंचने के लिए, यहां से एग्जैक्टली यहां पहुंचना है उसको, ए से एग्जैक्टली कहां पहुंच जाना है दोस्तों, बी पे पहुंच जाना है। उसकी स्पीड स्विमिंग की 0.5 मीटर पर सेकेंड और 120 डिग्री का एंगल है डाउन स्ट्रीम से। दोबारा कितने डिग्री का एंगल है डाउन स्ट्रीम से, 120 डिग्री का। तो ये 90 चला जाएगा तो ये कितना बच जाएगा दोस्तों, हमारा 30 डिग्री बच जाएगा सर आपका ये। आगे बात करते हैं, स्पीड ऑफ वाटर इन स्ट्रीम इज कितनी होगी। दोबारा वेलोसिटी ऑफ मैन हमको पता है सर, और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर। सर हमको साइन थीटा की वैल्यू पता है सर, कितनी है दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 1/2 बराबर वी आर निकालना है। वी एम की वैल्यू कितनी दी गई है रे, 0.5 ही दी गई है। तो देखेंगे अगर आप लोग तो वी आर बराबर 1/2 0.5/2 यानी कि 0.25 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा दोस्तों, ये थर्ड आंसर हो जा रहा होगा। तो इस तरीके से अब हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए चले जा रहे होंगे, देखेंगे इसका आंसर थर्ड आ जा रहा होगा 0.25 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग रिलेटिव मोशंस के क्वेश्चंस करेंगे, रिवर मैन प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस करेंगे, रेनमैन प्रॉब्लम करेंगे, रिवर बोट प्रॉब्लम करेंगे, प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे जिसका नाम रहेगा एनएलएम। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट।